पैसे बनाए जाए या फिर कमाए जाए? आप जिस वक्त तक काम कर रहे हो और आपको पैसा आ रहा है, इसका मतलब आप पैसा कमा रहे हो। लेकिन आप सोए हुए हो और पैसा आपके लिए काम कर रहा हुँ, है, इसका मतलब आप पैसा बना रहे हो। एसीएस का बड़ा ही सिंपल फुल फॉर्म है, सेक्स, ईट एंड स्लीप। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नौकरी करने वाले की लाइफ में एक ही चीज़ बदलती है, सब्जियाँ। समझिए। आज बैंगन की, कल लौकी की। लाइफ चेंज करना है तो आपको रिस्क लेके बिजनेस करना ही है, लेकिन सबके लिए वो लागू नहीं होता है। एक एंटरप्रेन्योर और एक बिज़नेसमैन, इनमें क्या फ़र्क है? एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है, इससे पहले ना इसका एक बड़ा अच्छा जवाब मेरे पास है। मैं इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को। मुकेश अंबानी बड़े सिंपल रहते हैं, हाफ शर्ट पहनते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है वो एक ही कलर की टी शर्ट और एक जीन्स पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं। पहली बात तो लोगों को ये पता नहीं कि जो वो पहन रहे हो बड़े एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत महंगी है। मैं ऐसा कैंची माना जाता है दाम कि जी, कैंची दाम बुलावे के बिना कोई जाता नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरा आपको मतलब बुलावा आ ही बुलाया गया था, था। मेरा बुलावा आ गया था। दूसरों के महल का नौकर बनने से अच्छा है खुद के झोपड़ी का राजा बनना। हेलो गाइस, माय सेल्फ रोहन देवरुखकर और आप सबका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड विद रोहन में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अलग है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी किस्मत को बदला। मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूँ और मैं खुद हैरान रहा कि ये इंसान इतनी शांति से काम करता रहा और इस मुकाम तक पहुंचा। कॉल सेंटर के टेलीकॉलर से लेकर इसने अपने करियर की शुरुआत की और आज इन्हें रियल एस्टेट में गॉड ऑफ सेल या फिर बेचने वाला बच्चन के नाम से जानते। टॉयलेट के बाजू में सोकर इन्होंने अपने दिन गुजारे, जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं था, पर आज वो लोगों को घर दे रहे। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, और सबसे जरूरी बात, पैसा क्या है। पैसा बनाया जाता है या फिर कमाया जाता है? तो जानते हैं जीरो से 45 करोड़ तक का सफर। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर जय सिंह नायक, फाउंडर ऑफ विराट प्रॉपर्टीज एंड विराट इन्वेस्टमेंट। हेलो सर। हेलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त, एनर्जेटिक। आप बताइए आप कैसे हो? बस आपको देख के ही मैं तंदुरुस्त लग रहा हूँ, अभी थोड़ा जी जी। एनर्जेटिक हो गया हूँ। ओके। तो शुरू करते हैं आज का पहला बिल्कुल पॉडकास्ट। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला सवाल, आपका नेटवर्थ कितना है? अच्छा, पहला ही सवाल आपने वो पूछ लिया जो केबीसी में सबसे बड़ा 10 करोड़ का सवाल होता है। सवाल होता है। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ इन वेरी कॉन्फिडेंस। 45 करोड़ टिल नाउ। 45 करोड़? जी सर मैं आपको ना पिछले कई सालों से जानता हूँ जी जी और आपका, आप तो एक टीचर थे और जी। टीचर से लेकर बिजनेसमैन तक का सफर, हाउ? जानना क्या है, बिजनेस का सफर या 45 करोड़ कैसे कमाए? दोनों, मतलब ओके। 45 करोड़, 0 to 45 करोड़, जो आप एक टीचर से लेकर बिजनेसमैन तक का सफर कैसे था ये? एक्चुअली देखिए, 5 साल से आई थिंक हम एक दूसरे को जानते हैं। सही बात है। और आई वॉज अ टीचर। हम्म। ये कहना भी गलत होगा क्योंकि देर इज़ अ टीचर इनसाइड मी, अभी भी टीचर मेरे अंदर है। हम्म। फिर भी एक प्रोफेशनली जो पढ़ाना था वो मैंने बंद कर दिया। मैं 2013 में मैंने सैक एकेडमी नाम से ट्यूशन क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शुरू किए थे। उसके पहले कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था, वो छोड़ने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। 7 साल तक पढ़ाया। देन 7 साल के बाद एक रवि पवार करके हमारे अच्छे दोस्त हैं, रवि उन्होंने देखा कि इस इंसान के अंदर, मतलब मेरे अंदर, एक कोई बिजनेसमैन छुपा हुआ है। हम्म। मेरे पास क्रिएटिविटी थी, आई एम अ पेंटर। कुछ कभी जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ तो पेंटिंग करता हूँ। अच्छा। तो मैं पेंटिंग करके उनको दिखाता था, कुछ क्रिएटिव्स बना के दिखाता था, कलर कॉम्बिनेशन से लेके ये चीज़ मेरी उनको बहुत अच्छी लगती थी। देन ही थिंक कि चलो हम एक काम करते हैं। हमने बहुत रात तक डिस्कशन की थी एक दूसरे के साथ, 3-4 बजे तक, अरे कि वाह। सर ऐसा ऐसा हम शुरू कर सकते हैं क्या। तो मैं तो बस टीचिंग लाइन में था, बिजनेस का मुझे कुछ पता नहीं था। नॉलेज तो नहीं मैंने था। उनको बोला कि सर मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, मैं क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ, बट मुझे वो ब्रांडिंग का बिजनेस और ये सब पता नहीं है। अच्छा। बिजनेस कैसे करते हो मुझे पता नहीं है, बिकॉज एक टीचर को पता नहीं होता है बिजनेस कैसे। मैं बिजनेस करना कैसे सिखा सकता हूँ, अच्छा। खुद करना पता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा, स्टार्ट करते। तो हमने शुरुआत की। उनकी ब्रांडिंग कंपनी में मुझे उन्होंने सीईओ का पोस्ट दिया। अच्छा। और मैं फिर 6-7 महीने तक ही हम साथ में रहे अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद में कुछ मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि चलो खुद की कंपनी आप स्टार्ट करो। तो मैंने 6 महीने में
रवि सर से बहुत कुछ बिजनेस के बारे में सीखा था, और हर रोज़ मुझे बिजनेस कैसे करना है वो सिखाते थे। तो फिर मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया 2020 में एज अ ब्रांड स्क्वेयर सॉल्यूशंस, और वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी। धीरे धीरे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखता गया, कैसे क्या बनाना होता है डिजिटल मार्केटिंग में। आप भी खुद एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियोस वगैरह बनाते, तो वो चीज़ भी मेरे इसमें थी, तो वो मैंने शुरुआत की। बट रोहन, मुझे वो सक्सेस जो चाहिए था, मतलब अभी सक्सेस का पैरामीटर अगर दुनिया में देखा जाए तो वो है फाइनेंशियल। सही बात है। आप कितनी अच्छी बातें करते हो और कितनी अच्छी आप क्रिएटिव्स बनाते हो या क्रिएटिविटी आपके पास है, वो मैटर नहीं करता है। ये सोशली पैरामीटर में सक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास पैसा कितना ज़्यादा है और आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, जो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में बना नहीं रहा था। और उसी दरम्यान फॉर्चुनेटली मुझे बड़े बड़े बिल्डर्स के मार्केटिंग के काम मिले, जिसमें लोधा थे, हीरानंदानी, इनके लिए मैं काम करता था। तो थोड़ा सा करीब से रियल इस्टेट इस इंडस्ट्री को मैंने जाना, और बाद में पता भी चला कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, बहुत पैसा है इसके अंदर। अच्छा। मैं जो मेरे कुछ चैनल पार्टनर्स दोस्त थे या ब्रोकर्स थे, उनको मैं मिलता था, उनको पूछता था कितना पैसा है इसमें, तो बोलते थे एक घर बेच दे, 4-5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख ऐसे आपको ब्रोकरेज मिल जाता है। तो मैंने बोला अच्छा है, ये शायद हम कर सकते हैं। और एक बिल्डर थे पनवेल के, उनके लिए हम वीडियो शूट और कंटेंट कुछ बना के ना उनके साइट पे शूट करने गए थे, और वहाँ पे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। और मुझे ना सेल्स करना बड़ा अच्छा लगता है, पहले से ही मुझे पसंद है सेल्स करना, इट इज़ माई पैशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ बेचना, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना। तो वहाँ पे किसी ट्रेनर को उस बिल्डर ने बुलाया था कि सेल्स कैसे करते, हाउ टू सेल। अब वो जो ट्रेनर बता रहा था, वो देख के मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो बता नहीं रहा था, वो बना रहा था। अब क्या बना रहा था आप समझ लीजिए। तो मैंने बिल्डर से कहा कि भाई ये ढकोसला कर रहा है, यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें बोल नहीं रहा है, कितना पैसा लिया इसने 1 घंटे का? तो बोला इसने 1 घंटे का 5,000 रुपीज़ लिया, 5,000 रुपये लिया, जिसमें वो ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को। हाँ। तो मैंने कहा भाई मैं फ्री में कर दूँ, उधर मेरी टीम शूट कर रही है आपका साइड, मैं फ्री बैठा हूँ, मैं फ्री में कर दूँ, ट्रेनिंग दे दूँ कैसे बेचना है। तो बोले कोई इशू नहीं, चलो उसको हटाया वहाँ से, तू खड़ा हो जा, और चालू हो गया मैं। तो मैंने कुछ 5-6 चीज़ें कैसे घर बेचना है इसके बारे में उनको बताई। बिल्डर को काफ़ी अच्छी और यूनिक लगी, घर बेचने का एक अलग तरीका मैंने वहाँ पे बताया। तो उन्होंने मुझे टेबल पे बिठाया ऑफिस में उनके, मेरे सामने उन्होंने चेक रखा और कहा कि मुझे आप ज्वाइन कीजिए एज अ सेल्स हेड हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। 2 लाख रुपए आपको मंथली सैलरी होगी, 6 महीने की सैलरी 12 लाख इन एडवांस आप रखिए। अरे बाप रे। तो मैं जब ये क्लासेस मैंने शुरू की थी सैक एकेडमी, उसके पहले आई वॉज सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट सर्वेंट करके, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके मैं सिलेक्ट हुआ था। 1-2 नहीं, 10-12 सिलेक्शन मेरे थे, सब छोड़े हुए थे, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, सीखी थी, समझाई थी मेरे पापा ने, कि दूसरों के महल का नौकर बनने से अच्छा है खुद के झोपड़ी का राजा बन। अरे वाह। तो मैंने कभी भी जॉब कहीं पे ज्वाइन करना या ड्यूटी करना पसंद नहीं किया, कभी भी मैंने आई नेवर गो फॉर अ जॉब। शुरुआत में मुंबई में जब आया था, तब मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था इंग्लिश अच्छी करने के लिए, अच्छा। वो भी 6-7-8 महीने के लिए। और वहाँ पे जो बिहेवियर मुझे प्राइवेट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में दिखा सीनियर्स का, तो उस समय पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ा, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो वैल्यू है, इज्जत है, तो वो गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी की। बट वहाँ पे मैंने उनका जो प्रपोजल है वो जगह पे रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। लेकिन मैंने सोचा उसके बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड विराट प्रॉपर्टीज इन जनवरी 2024, 10 महीने पहले। 10 महीने पहले मैंने विराट प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत की। एट द सेम टाइम उसके पहले मैं कुछ पोर्टफोलियोज करता था, लोगों के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर हूँ, मैंने किताबें लिखी इकोनॉमिक्स में, मुझे शेयर मार्केट को मैंने घोल के पिया हुआ है, तो मैं वो इन्वेस्टमेंट करता ही था। तो उसको एक प्रोफेशनल वे से मैंने स्टार्ट किया एज अ विराट इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज़ें मैंने जनवरी 2024 में शुरू की, और 10 महीने में, पिछले 10 महीने में मेरे सारे जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे, जो हम डिजिटल मार्केटिंग में काम करते थे, कोई क्रिएटिव्स बनाता था, कोई वीडियो एडिट करता था, सबको मैंने बोला कि ये करना है अभी अपने को, कल से रियल इस्टेट करना है। तो हमें इंक्लूडिंग मी, कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया, इसका फ़र्क भी नहीं पता था, एफएसआई किसको बोलते हैं वो नहीं पता था। बाद में लेटर पता चला मुझे कि रेरा का एग्ज़ाम भी देना होता है, रेरा सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कुछ नहीं पता था। जस्ट
नाम रख दिया विराट, मेरे बच्चे का नाम है, बेटे का नाम है। वो 1 महीने पहले हुआ था 11 दिसंबर को, और 22 जनवरी को मैंने बिजनेस शुरू किया उसके नाम से। और मैंने जब घर लिया था, जो मेरा ब्रोकर था उस समय पे, उस ब्रोकर को मैंने ऑफिस में बुलाया और उसको बोला कि भाई हमको 1 घंटा सिखा दे रियल एस्टेट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब ये कारपेट एरिया किसको बोलते हैं, बिल्डअप किसको बोलते हैं, और किस तरीके से चीज़ें होती है, ये भी हमें पता नहीं था। और पिछले 10 महीने में हमने अभी तक, जब ये हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, अभी तक हमने 200 से ज़्यादा फ्लैट बेचे, जो अनबिलीवेबल और अनरियलिस्टिक है रियल एस्टेट के सेक्टर में, क्योंकि हमने नई चीज़ लाई है। तो ये मेरे जो 2 बिजनेस है, और विराट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मेरे पास आया पिछले 10 महीने में। तो जो ये 40 करोड़ है, ये जो आए हैं, ये बहुत समय पहले नहीं आए हैं। अच्छा, 1 साल पहले डेप में था, मैं कर्जे में था, ये 1 साल के अंदर आए हैं। अरे और वो 1 साल में सब कुछ किया है मैंने। ठीक है, तो ये मेरे जो 2 बिजनेस है, ये विराट प्रॉपर्टीज, विराट इन्वेस्टमेंट। और ये मेरा सफ़र रहा कि मैंने स्विच किया टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने समझा कि बिजनेस ऐसे नहीं होता है, बिजनेस इमोशन से नहीं होता है, बिजनेस मैथ से होता है, बिजनेस कैलकुलेशन से होता है। आपका पैशन जो है, आप पैशन को लेके बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे नहीं जा सकते हो अगर आपका पैशन गलत जगह पे लग रहा है। क्रिएटिविटी मेरा पैशन था। मैंने यूट्यूब पे 1 साल काम किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 3 साल काम किया, लेकिन सक्सेस मिला नहीं। जो पैरामीटर है एज अ फाइनेंशियल सक्सेस मिला नहीं। तो ये विराट प्रॉपर्टीज़ और विराट इन्वेस्टमेंट यहाँ तक आने तक मैंने स्विच किया। आपको स्विच करना होता है जब आप एक चीज़ पे डटे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो बदलने के बाद फिर मेरे धीरे 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 सारी चीज़ें होती गई। लेकिन मैंने पैसा कमाया नहीं, मैंने पैसा बनाया। ओके, आई डिडंट अर्न मनी, आई मेक मनी। और मैंने ये जितने साल बिजनेस किए हैं, इतने साल में मैंने पैसा बनाने का स्किल डेवलप किया। और जब मैं प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में आया, तो मैंने वो स्किल जो है अपनाया वहाँ पे, जो बाकी बिजनेसेस में जो मैंने किए थे। क्लासेस के बिजनेस में सिखाना है आपको, आपको एक एथिक्स और मोरालिटी लेके चलना है। बराबर। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको डिलीवरी देनी है, आपकी क्रिएटिविटी दिखाना है, और लोगों का बिजनेस बड़ा करना है। लोगों का बिजनेस बड़ा करने में मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा था। बट ये जो फील्ड है, यहाँ पे मुझे पता चला कि जो स्किल है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं पैसा बना सकता हूँ, वो स्किल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। और महज 9-10 महीने में, या 1 साल आप पकड़ लो, आई मेक 45 करोड़। मतलब 0 to 45 करोड़ का सफर 1 साल, 1 साल में। 360। बट एक और चीज़, आपके विराट प्रॉपर्टीज़ में आप बोल रहे कि आप फाइनेंशियली दोनों चीज़ों से हो, बट उसमें आप एक चीज़ है आपकी कि आप विदाउट ब्रोकरेज वो चीज़ बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है ये चीज़ों का? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी हर कोई जो है बिजनेस में जाता है मीडियोकर बन के रियल एस्टेट में, तो ब्रोकरेज के लिए जाता है। जैसे मैंने भी जो चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर थे उनको पूछा था कि कैसे बिजनेस चलता है, तो भाई 1-2 लाख 5 लाख ब्रोकरेज मिलता है अगर आप बड़े टिकट साइज के हाँ, ये बेचते हो। लेकिन कैसा है ना रोहन, मैं इनोवेटर हूँ। मैं बिजनेसमैन के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें इनोवेट भी करता हूँ। अच्छा, तो मैंने एक प्री रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है वो यूनिक है विराट प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे हम घर बेचते नहीं है, हम घर लेके देते हैं। आपने शर्ट खरीदा, आपके पसंद का है, आपके बजट में है, तो आपने खरीदा। हाँ, मुझे पसंद आया, मुझे वाइट शर्ट खरीदना था, मेरे बजट में था, तो मैं मेरे बजट के पैसे लेके गया। और मेरे पास मुझे उसने बहुत सारे कपड़े दिखाए थे, अच्छा, अलग अलग कलर के, आपको भी दिखाए होंगे। दिखाया, हाँ, तो उसमें से एक आपने सिलेक्ट किया जो आपको पसंद आया। सही बात है। तो हम महज 1000-2000 का शर्ट अपनी पसंद की ले रहे हो, लाखों करोड़ का घर क्यों ब्रोकर के पसंद के लिए? तो मैंने वो एक अलग चीज़ लाई, जहाँ पे मैं मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में मैंने कस्टमर को राजा बनाया, उनको किंग बनाया। आप सिलेक्ट करो, आप हमें बताइए कि आपको कौन से लोकेशन में घर चाहिए, वो आपका बजट बताइए कि आपको कौन से बजट में घर चाहिए, और उनके लोकेशन के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से हम उनको घर लेके देते हैं जहाँ पे उनको चाहिए। अभी ऐसा है कि जो इंसान खरीदने आ रहा है उसके पास बहुत पैसा तो है ही नहीं, और वैसे भी ब्रोकर जो है या चैनल पार्टनर जो बीच में होता है उसको बिल्डर पैसा देता है। तो हम क्यों किसी एक आम इंसान से पैसा ले जो ऑलरेडी पैसा जुटा के अपना घर खरीद रहा है? तो मेरी एक टैगलाइन है बिजनेस की, ब्लेसिंग्स फ्रॉम कस्टमर, मनी फ्रॉम बिल्डर। तो जो मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी किसी कस्टमर से ब्रोकरेज नहीं लूँगा, जो 200 फ्लैट्स मैंने बेचे हैं। तो जो मेरी प्री रजिस्ट्रेशन स्कीम है, इसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जहाँ पे उनको घर चाहिए, जिस लोकेशन में चाहिए, और जो उनका बजट है।
हम्म, उसके हिसाब से हम उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मैं किसी बिल्डर और डेवलपर के लिए काम नहीं करता हूँ, अच्छा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम करता हूँ। एक कॉमन जो फैमिली है, कॉमन इंसान है, कॉमन मैन है, उनके लिए काम करता हूँ, कस्टमर के लिए काम करता हूँ। मैं किसी बिल्डर डेवलपर का बंदा नहीं हूँ कि इसका ही मुझे बेचना है, बिल्कुल नहीं। जो मुझे कस्टमर बोलेगा मुझे इस एरिया में चाहिए और मेरे बजट में चाहिए, मेरी टीम वो प्रॉपर्टी को ढूंढती है और उसको लेके देती है। बस इतना ही नहीं, लोगों को मॉड्यूलर किचन्स प्रोवाइड करते हैं, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। और आफ्टर अ पोजीशन जब आप ले रहने जाते हो घर पे, उसके बाद 5 साल तक पूरा बैकअप विराट प्रॉपर्टीज का उनके साथ में रहता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, लीकेजेस हो रहा है, सोसाइटी में कुछ इशू है, घर बाद में बेचना है, रेंट पे देना है, कुछ भी है, 5 साल तक हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी ब्रोकरेज। यही बिजनेस होता है। जब आप कस्टमर को जीत लेते हो ना, तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाते हो। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और 200 जो फ्लैट्स मैंने बेचे हैं, इसमें मेरा डिजिटल मार्केटिंग, पेपर आज तक मार्केटिंग मैंने की नहीं, कोई बैनर फ्लेक्स मैंने लगाया नहीं, सोशल मीडिया पे ही मेरा चलता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ी मार्केटिंग है माउथ मार्केटिंग, क्योंकि हर कोई बिजनेस में आपका कस्टमर ही आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है। सही। मेरे गूगल पेज पे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है कस्टमर के, जिनके भी है उन्होंने खुद से डाले, हमने किसी को बताया नहीं कि आप रिव्यू डालिए। जिस तरीके का हम प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवरी जो है ना उनको देते हैं ना, तब वो लोगों को बोलते हैं कि घर लेना है तो विराट प्रॉपर्टीज़ में जाके लीजिए। तो वो चीज़ें हमने दी। दैट्स वाई अर्न अ प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपसे पैसा लेके प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकता हूँ। नहीं बना सकते। मैं आपको खुश रख के, आपको सेटिस्फाइड करके, आपको सपोर्ट करके मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता हूँ। जो मैंने बनाया महज 10 महीने में बनाया। बाकी लोग जो ब्रोकरेज मांगते हैं, पैसा लोगों को दिखता है, इसकी वजह से उनके घर बिकते नहीं है। बिकते नहीं है। हमारे यहाँ पे बिल्डर के भी लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ काम करो। देन हम अब चॉइस कर रहे हैं कि इसके साथ काम करना है या नहीं करना है। सो ये है कि भले ही हम ब्रोकरेज नहीं ले रहे तो, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। उसका रीज़न ही है कि हम आप लोगों को, कॉमन लोगों को, सबको खुश रख रहे हैं, आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं। सही बात है। तो ये आपका जो आप बिना ब्रोकरेज के और लोगों का दिल जीत रहे, इस वजह से आपका बिजनेस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाए और आपका बिजनेस मॉडल कौन है? हमारा बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है, वो हर कोई इंसान जो है अपने बिजनेस में लागू या अप्लाई कर सकता है। सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का पैरामीटर सबका अलग अलग है। अलग अलग। जैसे किसी को कस्टमर को हैप्पी रखना है, जैसे कस्टमर को आप हैप्पी रखते हो तो आपका कस्टमर ही आपका बिजनेस बढ़ाता है। और दूसरा ये होता है कि आपको फाइनेंशियली सक्सेस दिखाना है लोगों को। हाँ। तो वो तो अलग अलग पैरामीटर है, बट सक्सेस के 5 फंडामेंटल्स मैं आपको आज बताऊंगा। बिजनेस के 5 फंडामेंटल जो बहुत ज़रूरी है, जो बड़ी से बड़ी कंपनी कर रही है, जो मैंने सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको ना पहचान होनी चाहिए कस्टमर बिहेवियर्स की और कस्टमर को क्या चाहिए। क्या चाहिए? सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए कभी भी एक ध्यान में रखिएगा, जो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ उस लाइन को आप लिख लीजिएगा। लोगों को वो दीजिए जो उनको पता नहीं है लेकिन चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को वो प्रोवाइड कीजिए जो उनको पता नहीं है लेकिन चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल है स्मार्टफोन या हर कोई वो इंस्ट्रूमेंट। स्मार्टफोन कब आए? अभी 10 साल पहले। 10 साल पहले। चलो हम 50 साल पहले जाते हैं। हम्म। उस समय पे कोई स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन था नहीं लेकिन क्या लोगों को चाहिए नहीं था? चाहिए था। आज हर किसी के पास है। वो जो जिसने भी वो इनोवेट किया उसको पता था कि ये लोगों को चाहिए लेकिन लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है। आपको, मैं ये सामने बॉटल है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ है? पानी का बॉटल। पानी का बड़ा। जो इसको प्रोडक्ट बोल के बेचता है वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बनाता है। अच्छा। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? पानी कैरी करने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह पे पानी लेके जाना ये प्रॉब्लम था, उसका ही सोल्यूशन था बॉटल। मैं मुंबई में हूँ, आप दिल्ली में हो, आपसे बात करना ही प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन आया फ़ोन। मैं घर पे जाके ही टीवी एंजॉय करता था लेकिन स्मार्टफोन में सारी चीज़ें आ गई, ये प्रॉब्लम था, उसका आ गया सोल्यूशन। तो इस दुनिया में सिर्फ सोल्यूशंस ही बिके जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते। तो अभी बिजनेस में जो पहला फंडामेंटल है, इन्होंने क्या बनाया, जो मैंने लाइन्स आपको बताई कि आपको वो चीज़ बनानी है जो लोगों को पता नहीं है लेकिन चाहिए। जैसे मैंने जो बनाया प्री रजिस्ट्रेशन की विराट प्रॉपर्टीज में, लोगों को पता नहीं थी, यूनिक थी, किसी भी यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखनी नहीं, मैंने भी पहली बार, लेकिन लोगों को चाहिए थी कि हाँ भाई हमारे मर्जी से हमको घर दो ना। बराबर।
मेरा इतना बजट है, मुझे 40 लाख में ही घर चाहिए, बराबर मुझे इतना कारपेट चाहिए, मुझे ये एमिनिटीज चाहिए, तो हमने बनाई। बनाई। सक्सेस इसकी वजह से हमारे पास आया। हम्म, तो पहला फंडामेंटल्स का पहला रूल है वैल्यू क्रिएट करो आप। वैल्यू क्रिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि एप्पल का फ़ोन महंगा है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो हार्डवेयर है, शूटिंग अच्छी होती है, फ़ोटोज़ अच्छे निकलते हैं। चलो एप्पल फ़ोन का नहीं, हम एप्पल फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल फ्रूट की प्राइसिंग क्या है? एक फ्रूट कितने में आता है? 40-50 रुपये। तो उसकी प्राइसिंग हुई, लेकिन उसकी वैल्यू है कि वो खाने के बाद आपकी बॉडी को जो अच्छा होता है महसूस, या उससे जो फायदे होते हैं, उसकी वैल्यू है। तो हर चीज़ में जो आपको लोगों को देना है ना, उसमें वैल्यू होनी चाहिए। So value creation is the first pillar of any success, every success business. सब बड़े बड़े लोगों ने वैल्यू क्रिएट की है। फिर दूसरा है कि आपकी जो वैल्यू है उसकी आप मार्केटिंग करो। ये दूसरा पिलर है सक्सेसफुल बिजनेस। प्रोडक्ट की मत करो, प्रोडक्ट की मतलब आपकी वैल्यू की मतलब मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। आपने HP लैपटॉप के, लिनोवो लैपटॉप के, डेल लैपटॉप के एडवर्टाइजमेंट देखे? हाँ, डिस्क्रिप्शन होता है, ये रैम, वो रैम, इतना i3 i5। कभी आईफोन मैकबुक का एडवर्टाइजमेंट देखा है जिसमें लिखा होता है वर्ल्ड्स थिनेस्ट लैपटॉप? आपने ओप्पो का, वीवो का एडवर्टाइजमेंट देखा है जिसमें लिखा होता है कि 8 GB का रैम, इतना मेगापिक्सल का कैमरा, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब लिखा होता है। आईफोन के इसमें क्या लिखा है? प्राइवेसी मीन्स आईफोन। आईफोन मतलब आईफोन अगर आप लेते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है? आपकी प्राइवेसी कोई हैक नहीं कर पाएगा। सबसे पतला लैपटॉप जो है वो आईफोन बनाता है, एप्पल बनाता है, तो वो वर्ल्ड्स थिनेस्ट लैपटॉप। तो ये हो गया वैल्यू का मार्केटिंग करना। आप प्रोडक्ट का मत करो, प्रोडक्ट सब कंपनीज बना रही है, ये लेने के बाद वैल्यू क्या मिलने वाला है उसकी मार्केटिंग करो। ये हो गया सेकंड पिलर आपका। थर्ड, फिर उसका सेल्स करो। जब आप मार्केटिंग और सेल्स अलग चीज़ है। तो जब मार्केटिंग बहुत तगड़ी आपकी हो जाती है आपकी वैल्यू की, कि ये खरीदने के बाद, जैसे S24 अल्ट्रा सैमसंग का, चांद का फोटो आप निकाल सकते हो, इन्होंने वो बहुत बड़ा उसका मार्केटिंग किया उन्होंने। तो वो लोगों ने लिया, लोगों ने इसलिए लिया कि चलो अभी लेने के बाद ना चांद का फोटो निकालना है, तो लिया, खरीदा, लिया, तो सेल्स बढ़ा। तो थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस बिजनेस कि सेल्स आपको करना है, वैल्यू का मार्केटिंग करने के बाद। चौथा जो है वो बहुत मेजर सब्जेक्ट है, जो एक बिजनेसमैन के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो वैल्यू आपने प्रॉमिस किया है उसको आप डिलीवर करो। फॉर एग्जांपल मैंने S24 अल्ट्रा खरीदा चांद का फोटो निकालने के लिए, और चांद का फोटो ही नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू की मार्केटिंग हुई वो मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो मैं आपका प्रोडक्ट रिकमेंड भी नहीं करूँगा और खरीदूंगा भी नहीं। आईफोन बोलता है ना कि प्राइवेसी मीन्स आईफोन, तो अगर मैं लेने के बाद भी मेरी प्राइवेसी हैक हो रही है तो मुझे वैल्यू नहीं मिली इसकी, जिसकी मैंने प्राइसिंग पे की है ना। अगर दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप ये बोल रहे हो, उससे भी पतला मुझे कोई आके झोलो वाला दे रहा है या लावा वाला दे रहा है, तो आईफोन की वैल्यू मुझे नहीं मिली, मैकबुक की वैल्यू मुझे नहीं मिली। तो इसका मतलब होता है कि आप जो वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हो वो आप दो। विराट प्रॉपर्टीज वही करती है। विराट प्रॉपर्टीज सबसे पहले बनाई वैल्यू क्रिएशन, एक अलग वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू की प्री रजिस्ट्रेशन की, जिसमें हम आपके मर्जी के अनुसार, आपके बजट के अनुसार, आपके लोकेशन के अनुसार आपको घर दे रहे हैं। किसी बिल्डर और डेवलपर को प्रमोट नहीं कर रहे। दूसरा, उस चीज़ का ही हमने मार्केटिंग की। तीसरा, आज 500 प्लस मेरे पास रजिस्ट्रेशन है विद इन 10 मंथ। 500 लोगों ने 11,000 रुपये भर के रजिस्ट्रेशन किया है मेरे पास, जो मैं रिफंड करता हूँ बाद में। और उसके बाद उसमें से 200 घर मैंने दे दिए। इसका मतलब जो वैल्यू मैंने प्रॉमिस की वो उनको दे दी। पांचवा पिलर, उस ये 4 पिलर्स पे डिपेंड रहो। ये 4 पिलर आप प्रॉपर फॉलो कर लोगे ना, तो पांचवा जो पिलर है सक्सेसफुल बिजनेस का वो ऑटोमेटिक आता है। जो आपका पहला सवाल था, पांचवा पिलर है फाइनेंस। तो फाइनेंस आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर 40 करोड़ का 400 करोड़ भी आ जाएंगे अगर पहले के 4 आप पिलर फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हो। फर्स्ट वैल्यू क्रिएशन, सेकंड मार्केटिंग, थर्ड सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी जो आपने प्रॉमिस किया, और पांचवा फाइनेंस में भी आपको देखना है कि आपके कस्टमर एक्विजिशन कितना जा रहा है, आपका मार्केटिंग में कॉस्ट कितना जा रहा है, आपका सेल्स में कॉस्ट कितना जा रहा है, उसके बाद आपके हाथ में आ कितना रहा है। आपका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए 35% से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप 100 रुपये आपका टर्नओवर है तो आपका उसमें प्रॉफिट कम से कम 35 रुपया होना चाहिए। ओके, और हमारा काफ़ी अच्छा है। So that's why we make a 45 crores in a 10 months on both businesses.
ये हो गया विराट प्रॉपर्टीज़ का। अब विराट इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या वैल्यू बनाया, आप पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में भी जा सकता है, बिकॉज इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। राइट। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल कहीं पे इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा रहे हो आप, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो 90,000 हो जाए या 80,000 हो जाए। तो हो आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा या किसी आपके दोस्त ने लगाया तो उनका माइनस में गया भी होगा। गया होगा। तो हमने क्या वैल्यू क्रिएट किया, हमने ये वैल्यू क्रिएट किया कि हम आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाने ही नहीं देंगे। अच्छा। मतलब आपका कैपिटल माइनस नहीं होगा। और दूसरा हमने वैल्यू क्रिएट किया कि आपको हर महीने 2% गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छा। मतलब ये कुछ माइनस तो नया है। जाएगा ही नहीं, बट 2% गारंटेड, मतलब साल का 24% गारंटेड रिटर्न्स आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, इसकी मार्केटिंग की, सेल्स बढ़ा। आज मेरे पास करीबन कई करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट में आए पिछले 10 महीने में। एक टारगेट मैंने रखा था 1 करोड़ रुपए का, हाँ। एक मंथ में, 1 to 30, 30। वो 8 दिन में आ गए। क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज मैंने मार्केटिंग वैसी की, लोगों को लगा। और ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं हम फॉर अ सिक्योरिटी। और अभी डिलीवरी क्या, सबको पिछले 10 महीने से मैं 6 से 7% एवरी मंथ रिटर्न दे रहा हूँ। अच्छा। अभी 6% भी आप ले लोगे हर महीने में तो वो होता है साल का 72%। तो ये मैं रिटर्न देना, तो वैल्यू डिलीवरी, तो यहाँ पे भी फिर पैसा बनाना ही है। तो आपको अगर कस्टमर को आप पैसा रिटर्न्स भी अच्छा दे रहे हो तो वहाँ पे भी बिजनेस बनता है, फाइनेंस बनता है, और घर भी मनपसंद का दे रहे हो तो उनकी खुशियाँ आ रही है उनके घर पे, और आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये दोनों बिजनेस इसी 5 पिलर के ऊपर चला रहा हूँ मैं। तो इसी 5 की वजह से, और आपको भी आपका बिजनेस करना है या जो ऑडियंस आपके देख रहे हैं उनको सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो इसी 5 फंडामेंटल्स के ऊपर काम कीजिए। तो यही है फंडा और यही मंत्र है सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का। यस। सक्सेसफुल बिजनेस का एक मंत्र आपने दे दिया, बट जो आजकल की यंग जनरेशन है, बराबर, उनको क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए? अभी देखो क्या है कि हर कोई बिजनेस में उतर जाएगा तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। सभी लोग अगर बिजनेस करेंगे तो फिर मेरे यहाँ पे काम कौन करेगा? सही बात है। या किसी के यहाँ पे कौन काम करेगा? ये डिपेंड करता है कि आप क्या पर्पस लेके चल रहे हो। हर एक का नजरिया अलग होता है। बहुत अलग होता है। अभी किसी के लाइफ में पर्पस नहीं है तो बिजनेस में जाएगा ही नहीं। देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नौकरी करने वाले के लाइफ में एक ही चीज़ बदलती है, सब्जियाँ। आज बैंगन की, कल लौकी की। लाइफ चेंज करना है तो आपको रिस्क लेके बिजनेस करना ही होता है, लेकिन सबके लिए वो लागू नहीं होता है। ठीक है, आप किसी जॉब प्रोफाइल में रह के भी उस कंपनी को बड़ा करके वहाँ से आप शेयर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली आपको फ्रीडम होना है। एक फाइनेंस फ्रीडम का भी एक बड़ा कंसेप्ट है इस दुनिया में। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब होता है कि आप जो चाहे वो कर सको, जहाँ पे चाहे आप घूम सको, जिस हॉलीडे में आप जा सको, जो गाड़ी आपको चाहिए वो ले सको, मतलब आपको पैसे का कोई टेंशन नहीं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम मालिक बनने के अलावा नहीं आ सकता, आप जॉब में वो नहीं ले सकते। तो जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो इसका सबसे बड़ा आंसर है कि आपकी लाइफ में पर्पस क्या है। एक चीज़ है ACS जो मैं बोलता हूँ। ACS क्या है क्या? जी, ACS का बड़ा ही सिंपल फुल फॉर्म है, सेक्स, ईट एंड स्लीप। ठीक है, ये कुछ यूनिक है। बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि देखिए 99% इंडियन या वर्ल्ड के लोग ना इसी चीज़ में मरे जा रहे हैं कि सेक्स करो, खाना खाओ और सो जाओ, फिर से उठो, काम पे जाओ, काम पे जब हो तो सेक्स के बारे में सोचो, घर पे आओ और सेक्स करते हो, काम के बारे में सोचो, खाना खाओ, फिर से सो जाओ। पर्पस ही नहीं है। जानवर में और इंसान में फर्क ही नहीं बचा है। जो जानवर जरूरी तो है ना, सेक्स भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। जरूरी बिल्कुल है, लेकिन इसके अलावा पर्पस भी जरूरी है लाइफ में। सही बात है। रोजाना 1.5 मिलियन लोग मर रहे हैं और 3 मिलियन लोग पैदा हो रहे हैं, किसी पर्पस के साथ ही परमात्मा उनको भेज रहा है। और आप जो है, आपको सबसे अच्छी देन क्या मिली है परमात्मा से, भगवान से? ब्रेन। तो आपकी अगर ब्रेन इतनी अच्छी है, डेवलप्ड है, तो खुद में और कुत्तों में फ़र्क तो समझिए। कुत्ते का काम क्या है? सेक्स करना, खाना और सोना। बाकी जानवर भी वही कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन करना है तो इसके लिए नहीं आए हम। ब्रेन हमने डेवलप किया है, हमने भगवान को चैलेंज किया है। आज हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर गर्मी है, अंदर ठंडा हो रहा है, मतलब क्या है? भगवान को चैलेंज करना ही हो गया। भगवान के अनुसार बाहर जो
एटमॉस्फेयर है गर्मी वाला है उसमें हमको रहना चाहिए, हम्म, लेकिन ये हमने डेवलप किया और एयर कंडीशनर बनाया और हम ठंडी रह रहे थे। बराबर, बाहर जब ठंडी होती है तो हम घर के अंदर का तापमान बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते तो भगवान को बार बार तो हम चैलेंज कर ही रहे हैं, तो क्यों उसके रिप्रोडक्शन फॉर्मेट में ही जीना है। जीना है। आपके लाइफ में जब निहित पर्पस नहीं होता है, कुछ टारगेट नहीं होता है, तब इस एसीएस की लाइफ जीते हो आप। और नौकरी करने वाले यही कर रहे हैं। जो बिजनेस शुरू करता है, आपने पॉडकास्ट, आपके पास भी तो चॉइस थी, मैं भी आपको 5 साल से जानता हूँ, आपके पास भी तो चॉइस थी जॉब करने की। जॉब करने क्यों आप कहीं पे गए नहीं जॉब करने के लिए? आपको कुछ अलग करना था, अलग करना। आपको इस इंडस्ट्री में नाम कमाना है, बड़ा बनना है, आपको एक अच्छा एक्टर आप हो और अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, पॉडकास्ट आपने शुरू की, लोगों को कुछ वैल्यू देना है आपको, तो आप एक पर्पस के साथ जी रहे हो ना। राइट, तो जिस पर्पस के साथ जी रहे हो आप, उसमें आप एसीएस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो। नहीं सोच। जब हम पॉडकास्ट अभी शूट कर रहे हैं, रात के 11:15 बज रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे आपने नहीं देखा ना कि मुझे सोना है, सोना है। नहीं आपने देखा, खाना खाया है, नहीं खाया अभी तो तक। आपने सोचा कि मुझे खाना खाना है, बिकॉज यू हैव अ पर्पस राइट नाउ राइट, कि मुझे पॉडकास्ट शूट करना और लोगों को कुछ वैल्यू देनी है। वैल्यू देनी है। जिनके पास नहीं वो एसीएस में जी रहे हैं, 98% लोग सो गए होंगे खाना खा के। तो वही है, तो नौकरी अगर करना है तो नौकरी करते रहे, कुछ बुराई नहीं उसमें, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो किसी एक पर्पस और टारगेट के साथ कीजिए। फैशन के लिए नहीं करना है ये कि मैं बिजनेसमैन हूँ, रील्स डालने के लिए नहीं करना है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज डालने के लिए नहीं करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए बिजनेसमैन नहीं बनना है। बिजनेसमैन बनना है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, तभी बिजनेसमैन बनिए। अदरवाइज आप नौकरी कीजिए कहीं और जाके, आप काम कीजिए कहीं और जाके। सही। सर, आजकल ना एंटरप्रेन्योर बनना एक ट्रेंड सा हो गया है, मतलब हर कोई आ रहा है एंटरप्रेन्योर खुद को कह रहा है। स्टार्टअप का कल्चर स्टार्टअप चल रहा का, है, हाँ, सब स्टार्टअप कुछ का कल्चर चल रहा है। जी। और एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन, इनमें क्या फर्क है? और आप क्या हो? आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर बिजनेसमैन हो? एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है, इससे पहले ना इसका एक बड़ा अच्छा जवाब मेरे पास है। मैं इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को। ठीक है, जय शिवराय। उन्होंने एक ऐसा स्वराज्य बनाया जिसमें लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। आजू बाजू में बहुत प्रॉब्लम थे, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज थे, फ्रीडम नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, वो लाए और उन्होंने वो काम करके दिखाया। आपको पता है कि आज इंडिया में 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे उनके राज्य में कोई कर्जा नहीं था। आज हमारे देश पे 155 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे इंडिया पे। इंडिया में स्वराज्य में नहीं था, नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में कोई कर्जा नहीं था। तो एक प्रॉफिटेबल, क्योंकि बिजनेसमैन भी थे, बड़ा अच्छा बिजनेस करते थे, तो एंटरप्रेन्योर उनको इसलिए मानता हूँ। एंटरप्रेन्योर करता क्या है, एंटरप्रेन्योर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बिजनेसमैन उस सॉल्यूशन को बेचता है। ये फ़र्क है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में। जिसने ये बोतल बनाई वो एंटरप्रेन्योर था, जिसने बेचा वो बिजनेसमैन था। अब मैं जो हूँ वो हाफ एंटरप्रेन्योर हूँ और हाफ बिजनेसमैन। मैं पूरा एंटरप्रेन्योर भी नहीं हूँ और पूरा बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। बिजनेस लोगों से बनता है और लोगों का सोल्यूशन जो लोगों के लिए लाता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। मतलब आप आधे एंटरप्रेन्योर हो, आधे आधा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हो, तो दोनों चीज़ों में हाफ हाफ बैलेंस है आपका। बिल्कुल। मैंने देखा आपके कलेक्शन बड़े अच्छे हैं, मतलब हर एक चीज़ों में। जिस कार्स हो गई, घड़ियों की कलेक्शन हो गई, फिलहाल हाल ही में आपने कुछ 10 करोड़ का बड़ा घर लिया घर खरीदा है, जी हाँ। है ना? तो 10.5 करोड़ का। 10.5 करोड़ का, 10.5 करोड़ का। 10.5 करोड़ का। और इसके साथ आपका मतलब ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे। आपका चैनल कोई इनकम टैक्स वाला फॉलो नहीं करता है ना? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं कर रहा है। हाँ। जब तक करेगा तब तक ये पॉडकास्ट बहुत पुराना हो चुका होगा। तो मेरा सवाल ये था कि आपका कार का कलेक्शन बड़ा अच्छा है जी आपका फ़ोन का कलेक्शन अच्छा है जी आप घड़ियों का कलेक्शन बड़ा अच्छा है, सारे ब्रांडेड घड़ी आप पहनते हो और आपके पास है, मैंने देखा है आपका एक बक्सा है, ब्रीफ केस है, उसमें briefcase सारे है, वॉचेस हैं। सारे वॉचेस है, घर खरीदा है अभी 10 करोड़ 10.5 करोड़ का। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न है? देखिए क्या है ना कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, पीपल आर जज बुक बाय इट्स कवर। ये तो सही बात ठीक है। है, अभी यहाँ पे ना जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, आपने पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया, इनवाइट किया बिकॉज यू सॉ माई स्ट्रगल। राइट, आपने मेरा स्ट्रगल देखा है, देखा है। लोगों ने नहीं देखा है। और लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे बैकग्राउंड के कारण शायद इसके पास हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। और
इस पॉडकास्ट में मैंने क्या झेला है, मैंने क्या स्ट्रगल किया है मेरी लाइफ में, मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है, मैंने बताया नहीं, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। क्योंकि क्यों जय सिंह नाइक की कहानी कोई सुने, ठीक है। और यही रीत चलती आई है। तो लोग अगर किताब को कवर पेज से जज कर रहे हैं ना, तो मैं रोहन कवर पेज पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। जब मैं जाता हूँ बिल्डर के ऑफिस में या बड़ी डील करने के लिए इन्वेस्टर्स के ऑफिस में, तो वो लोग देखते हैं इसके पास फ़ोन कौन सा है, हाथ में घड़ी कौन सी पहनी है, कौन सी गाड़ी से आया। गाड़ी से आया। तो मैं भी जानबूझ के क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे चारों फ़ोन मेरे पास, वो आईफोन जो फ़ोन है ट्रेंडिंग में, जो लेटेस्ट होता है वो फ़ोन मेरे पास होता है। फोल्ड का, गूगल पिक्सल का, सैमसंग का, वो तीनों फ़ोन, चारों फ़ोन में सामने रखता हूँ। मैं घड़ियाँ भी बहुत महंगी पहनता हूँ, मेरी पूरी घड़ियों का कलेक्शन 30 लाख से ऊपर ज़्यादा है। ये अभी जो पहनी है वो वर्साचे का है। तो जो गाड़ी मैं लेके गया हूँ, 3 गाड़ी हाल फिलहाल मेरे पास है। BMW, मर्सिडीज़ और क्रेटा है। क्रेटा में अभी यूज़ नहीं करता हूँ, BMW ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैंने सुना है आप रेंज रोवर भी ले रहे हैं। रेंज रोवर बुक कर लिया मैंने बुक कर already। लिया है। वो मेरे बच्चे के बर्थडे के दिन पे डिलीवर होने वाली है। अच्छा। तो बच्चे को गिफ्ट किया एक्चुअली, तो रेंज रोवर भी मैंने लिया है। तो ये 4 गाड़ियाँ मेरे पास है, मतलब चौथी आएगी, अभी फिलहाल 3 है। तो जहाँ पे जिस इन्वेस्टर के और बिल्डर के ऑफिस में जाता हूँ, सबसे पहले मैं जो गाड़ी से गया हूँ, चाहे फिर वो मर्सिडीज़ हो या BMW, उसकी की, 3 फ़ोन और घड़ी जो मैं पहने उस समय पे, राडो, वर्साचे, मोवाडो, जो भी मैंने पहनी, रोमर वगैरह, ये लोग ना जज करते हैं और आपको सीरियस लेना चालू करते हैं। इसका मैं और एग्जांपल बताता हूँ कि 4-5 साल पहले आप मुझसे, हम रैंडमली आपसे मुलाकात होती थी। मैं बहुत डीपली बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, इंटेलेक्चुअल अच्छा डिस्कशन में करता था। लोग सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है। और उसको लगता था, लोगों को लगता था कि इसके पास है क्या बताने लायक, तू भाई रहता कहाँ पे। सो मैं 1 RK में रहता था, ठीक है। और दूसरों के बाइक से घूमता था या पैदल चलता था। तो वो इंसान अगर बड़ी बातें कर रहा है तो उसको कोई सीरियसली लेगा नहीं। आज BMW में घूमता हूँ, बड़े घर में रहता हूँ, महंगी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, आज फालतू कोई जोक भी मारता हूँ ना, तो लोगों को बड़ा अच्छी बात लगती है। नहीं, डेप्थ है बात में रहते, वो तो बहुत है। डेप्थ है। अरे जय सिंह नाइक ने बोला है तो काम का होगा। काम का होगा। तो ये जो मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन है ना लोगों का, वो अट्रैक्शन, वो माइंडसेट, उस साइकोलॉजी के ऊपर मैं खेल रहा हूँ। लोग जज कर रहे हैं ना बुक को कवर पेज से, तो कवर पेज बना रहा हूँ। जब फेमस हो जाएंगे, बड़े ऑथर बन जाएंगे, फिर कवर पेज पे काम करना बंद कर दें। जो लोग बोलते हैं ना बहुत सिंप्लिसिटी इज द पावर, मैं भी मानता था। मुकेश अंबानी बड़े सिंपल रहते हैं, हाफ शर्ट पहनते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है वो एक ही कलर की टी शर्ट और एक जीन्स पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं। पहली बात तो लोगों को ये पता नहीं कि जो वो पहन रहे हो बड़े एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत महंगी है। बहुत महंगी। मोटा भाई का एक शर्ट 1 लाख का है, मार्क जुकरबर्ग की एक टी शर्ट 3 लाख की। ये लोगों को पता नहीं, उनको दिख रहा है कि उनको लगता है डीमार्ट से खरीदा है इन्होंने। ये डीमार्ट से नहीं खरीदा है, 3-3 लाख का टी शर्ट है। लेकिन आप पुराने फोटो, अगर स्टीव जॉब्स भी एक टी शर्ट, एक जीन्स और स्पोर्ट्स शूज़ पहनते, लेकिन इनके स्ट्रगल टाइम पे जब ये नए नए थे, इनके फोटोज़ देखिए, उनके भी सूट्स में फ़ोटो है, उन्होंने भी टाई लगाई है, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया है। एक समय पे जब ये भी बड़े ऑथर बन गए ना, तो लोगों ने फिर इनके कवर पेज को इग्नोर किया और किताबें पढ़ना सीधा शुरू किया। आज जय सिंह नाइक जो है बहुत छोटा इंसान है, ठीक है, और लोग मेरी किताब पढ़नी चाहिए, मतलब लाइफ की किताब, बिजनेस की किताब, इसलिए कवर पेज बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों के सामने BMW, मर्सिडीज से जाना ज़रूरी है, आपको महंगे फ़ोन, महंगी घड़ियाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में कि जो इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, योगेश निगोट करके, मेरे गांव के यहाँ का ही है। बर्थडे के दिन में एक फ़ोटो उसको मैंने भेजा था, एक ऐसे ग्रुप फ़ोटो में मैंने ग्रुप फ़ोटो निकाला और उसको भेजा योगेश को। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो इसके पहले मुझे बर्थडे विश भी नहीं करते थे। अच्छा। और वो फ़ोटो में थे, केक भी ला के फुल, बड़ा मेरा मान सम्मान मैंने दिया। वो फ़ोटो मैंने उसको भेजा और वो उसने कहा कि सर, एक बहुत अच्छी बात उसने मुझे कही, बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक बात, कि जो तस्वीरों में होते हैं वो अपने नहीं होते, जो तकलीफ़ों में होते हैं वो अपने होते हैं। सही बात है। और जब मैं तकलीफ़ में था, जब मैं कुछ नहीं था, तब योगेश मेरे साथ में था। योगेश मेरा एक इंटेलेक्चुअल दोस्त है, हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं।
तो उसने कहा कि सर ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन लोगों को अच्छी लगती होगी, मैं आपका तब से फ़ैन हूँ जब आप कुछ नहीं थे, लेकिन एक पर्सन थे, एक पर्सनैलिटी थे जिसके पास नॉलेज था। आज भी मैं उसी चीज़ का फ़ैन हूँ। जब आप मुझसे मिलते हो तो मैं आपके BMW को नहीं, आपको देखता हूँ, और आप जो बातें करते हो उनको सुनता हूँ, उनको मेरे लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल दोस्त भी ऐसे मेरे कम लोग होते हैं जो बहुत कम है जो मेरे से इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं। एक योगेश है, एक स्टूडियो में मौजूद है कौशिक, ये भी मेरे साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने ही आता है। अच्छा वो पॉडकास्ट में मैं क्या बोलने वाला हूँ ये सुनने के लिए वो साथ 12 में बजे तक यहाँ पे रुका है। तो वो कुछ लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए, जो मेरे इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं। आपको पता है, आप मेरे ऑफिस में आए थे मेरे ऑफिस में एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या देखा आपने? हाँ, मैं उस पर आने ही वाला था। मैं जी, टेबल के ऊपर मैंने देखा कि एक कांच है, उसके उसके नीचे नीचे पैसे 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 हैं। पूरे करीबन पैसे लगा कितने कर हो गए वो पैसे? 21-22 हज़ार कुछ तो भी है। 500 की जितनी करेंसी टेबल के ऊपर बैठ सकी मैंने पूरी भर दी। पूरी भर दी। बहुत सारे लोग आके ये मिसअंडरस्टूड करते और हैं कि मुझे पैसे का घमंड है, इसलिए मैं पैसा दिखा रहा हूँ या देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उसके पीछे मेरा एक सिंपल मीनिंग है। आपने पैसे देखे, पैसे के ऊपर आपने क्या देखा? पैसे के ऊपर मैंने रखा है मेरे फैमिली का फोटो, फोटो। जिसमें मेरी वाइफ, मैं और मेरा बच्चा है। उसके बाजू में जिनको मैं मानता हूँ, नीम करोली बाबा, उनका फ्रेम है। उसके कई ऊपर मेरे पापा का फ्रेम है साइड में, साइड में। और 2-3 किताबें उस पर पड़ी रहती हैं। तो मेरे लाइफ में मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी फैमिली और मेरी किताबें, ये पैसों से कई ऊपर है। ये मैं खुद को बताता रहता हूँ हमेशा। तो इसलिए आपने वो पैसे नीचे हाँ, रखे लोगों और को ये सारी लगता है चीजें। एक्चुअली कि हाँ, पैसे दिखाने के लिए या पैसे का अट्रैक्शन के लिए। ऐसा नहीं है, एक्चुअली पैसे के अट्रैक्शन के लिए नहीं है। उसके ऊपर भी जो चीज़ें है बहुत ज़रूरी होती है। जरूरी फैमिली होती सबसे ऊपर होनी चाहिए, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, और आपकी लाइफ में साथ साथ किताबें, मेंटल हेल्थ, ये भी होना चाहिए। होना तो चाहिए। उसके ऊपर ये चीज़ मैंने रखी है, इसलिए वो चीज़ रखी है, मतलब नोट का और वहाँ बॉटल। हाँ जी, टेबल पर एक और चीज थी, एक बॉटल थी जो मैंने देखी जो थी। आपने मंगाई आज मुझे। हाँ, आते वक्त आप स्टूडियो आते हो को बॉटल लेके आना। उसमें बहुत सारे ऐसे पैसे हैं, 100 के नोट है, 10 के नोट है। दिखा सकते हैं आप हाँ, आपके वो एक बॉटल दर्शकों है। को। तो ये बॉटल है जिसमें आपने पैसों को फोल्ड करके डाला हुआ है। और इसमें 10 की, फिर 50 की नोट है, सारी 100 की नोट करेंसीज है है, उसमें, सारी सारी करेंसीज है करेंसीज ऑलमोस्ट है। जी इसमें। हाँ, जी हाँ। इसका क्या लॉजिक है? मतलब ये ऐसे क्यों रखी हुई है? मतलब ये बहुत मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। मैं आपको इसको बड़े अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि मैंने क्यों रखा है। एक्चुअली जब रखा था उस समय पे मेरे ऑफिस के सारे लड़कों को, सबको, और जितने भी लोग मुझे मिलने आए सबको लगा कि ये तो घमंड दिखा रहा है पैसे का। इसके पास पैसा आना चालू हो गया और ये पैसे का घमंड दिखाना चालू हो रहा है। मैंने बताया ना आपको कि बिजनेस 5 फंडामेंटल से बनता है, जिसमें पहला है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन। वो तो हो गया बिजनेस का वैल्यू। व्हाट अबाउट पर्सन का वैल्यू? आप आपके कैरेक्टर को कितना मेंटेन करते हो, आप आपके वैल्यूज़ को कितना मेंटेन करते हो। आपकी कैरेक्टर की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो मैं आपको एक सिंपल सवाल, अभी इसमें एक जो करेंसी है, ये 20 का करेंसी है, ठीक है, 20 का नोट है। अभी ये ज़मीन पे पड़ा है और साइड में ऐसे ही तोड़ मरोड़ के एक कागज़ पड़ा है और ये पैसा पड़ा है, आप क्या उठाओगे? ऑब्वियसली पैसा ही उठाऊंगा क्यों? मैं। क्योंकि इसमें वैल्यू है। वैल्यू है। अभी रोहन ऐसा है कि ये हो आप, ठीक है, और दुनिया आपको ना सिंपल सीधे तरीके से जीने नहीं देगी। वो आपको तोड़ेगी, आपको मरोड़ेगी, और आपको कहीं पे शायद बंद भी बंद भी करके कर रख देगी। देगी। ठीक है, बस आपको एक ही चीज़ करना है। आप कितने भी बुरे सिचुएशन में हो, आप कितने भी गलत टाइम से जी रहे हो, कितना भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आपको आपका कैरेक्टर नहीं छोड़ना है, आपको आपकी वैल्यू कम नहीं होने देनी है। मैं एक सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ आज। इफ़ यू लूज़ योर मनी, यू लूज़ नथिंग। जो चीज़ आप कमा सकते हो वो आप गमा दो, कोई फ़र्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू लूज़ योर हेल्थ, यू लूज़ समथिंग। चलो हेल्थ खराब हो गया तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ से निकल गया, चला गया। बट इफ़ यू लूज़ योर कैरेक्टर, यू लूज़ एवरीथिंग। मैंने पिछले 4-5 महीनों में या इससे 3 साल पहले कैरेक्टर के ऊपर ना बहुत कुछ झेला है। सेक्रीफाइसेस हुए, मेरे से गलतियाँ हुई। उसके बाद में जो मैंने ये चीज़ को मेंटेन की है कि आप आपके कैरेक्टर को मेंटेन करो, आपके वैल्यूज़ को मेंटेन करो। कितनी भी दुनिया आपको तोड़े मरोड़े बंद करके रखे, आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर नहीं गुम होना चाहिए। और इसमें आपने नोटिस किया तो 500 की नोट सबसे नीचे रखी है मैंने।
ऐसा क्यों? सबसे बड़ा बनो आप, कितना भी नीचे हो। ये बॉटल अगर आपको मिली तो सबसे पहले आपकी चाहत यही रहेगी कि भाई फोड़ के सबसे पहले 500 की नोट बाहर निकालो, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू है। करेंसी ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा वैल्यू है। ज़्यादा है, तो आपको वैल्यूज़ अगर बढ़ानी है तो उसको मेंटेन करना है, फिर चाहे आप कितने भी नीचे रहो, हम्म, कम नहीं होनी कम चाहिए। नहीं तो होनी इसके लिए ये बॉटल रखी है। बाकी लोगों के घमंड के लिए वगैरह, लोगों को जो लगता है कि मुझे घमंड है पैसे का, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे का बिल्कुल घमंड नहीं है। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल, आपने पहला ही सवाल आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछ लिया है कि मेरा नेटवर्क कितना है। नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है। ओके। आपको कभी किसी ने धोखा दिया है, मतलब पर्सनल लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में, ऐसा कुछ? किसने नहीं दिया है वो पूछो। अरे मतलब लिस्ट बड़ी है। बड़ी है, लेकिन क्या है ना कि अभी उनके बारे में बताना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, बहुत ज़िंदगी आसान कर लिया मैंने जीना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने तकलीफ़ दी, जिन जिन लोगों ने धोखा दिया, ऐसा है कि ज़िंदगी जीना कुछ इस तरीके से आसान कर दिया। कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली और कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। अब हुआ ऐसे कि जब मैंने ब्रांड स्क्वायर सॉल्यूशन शुरू किया था, उस समय पे जिन दोस्तों ने मुझे इंस्पायर किया था बिजनेस शुरू करने के लिए, वही दोस्त मुझे छोड़ के चले गए विद द पेंडिंग वर्क्स और बहुत बड़ा कर्जा। सबसे पहले उन्होंने उनका पैसा वहाँ से निकाल लिया और मुझे छोड़ के चले गए। आज वो मेरे मेरे साथ में है और उसका मुझे कोई ऐसा इल्म नहीं है कि क्यों साथ में है, कैसा है। हो गया, वो टाइम निकल गया। लेकिन उस समय पे जब अकेला छोड़ दिया था रोहन, तो उस समय पे एक चीज़ मेरे साथ में बहुत स्ट्रांगली खड़ी थी। वो थे मेरे सपने, अच्छा। वो थे मेरे ड्रीम्स कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं हमेशा नींद से उठता था ना एक चीज़ की, खुद को जगह दे और खुद की जगह ले। रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, खुद को जगह पे, गाली देता था मैं सुबह उठ के खुद को जगह पे और खुद की जगह ले। जिस चीज़ के लिए आया है वो ले पहले हाथ में। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे लोहे को आग में फेंक के चले गए कि जल जाएगा, लेकिन भूल गए कि वो लोहा था, और लोहा जब भी आग में जाता है एक हथियार बन के बाहर आता है। हथियार बन के बाहर आया, ड्रीम के ऊपर काम किया। उसके बाद में फिर मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता गया। कोई और एक पर्सन भी लाइफ में आया और उसने कुछ ऐसा मेरे साथ किया जो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत गलत किया। मतलब मैं किसी के साथ ऐसा कभी ना करूँ। मतलब मैंने उस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट दी, मैंने उनको सब कुछ दिया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दी, प्यार लगाव सब दिया, रिस्पेक्ट की, लेकिन कुछ इतना गलत किया, वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा झटका पड़ा। जो फाइनेंशियली धोखे मिले थे उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें इतना फ़र्क पड़ा कि आप बिलीव करोगे कि मुझे आप 5 साल से जानते हो, जिसमें आप मुझे एज ए टीचर कम और मोटिवेशन स्पीकर ज़्यादा जानते थे। कि लोग मेरे पास वो आते थे कि जो सुसाइडल है, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है, चलो जय सर के पास जाते हैं, कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, पॉजिटिव होके आ जाएंगे। क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करोगे कि मैं मई में, मई से लेके अगस्त तक मैंने डिप्रेशन की गोलियां खाई है। मैं साइकाट्रिस्ट के पास गया, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया। मेरा 6-7 महीने का बच्चा, ये चीज़ मेरे फैमिली को भी पता नहीं, जब वो आज आपका एपिसोड देखेगी तब उनको पता चलेगा। मेरी वाइफ ने और मैंने ये चीज़ सफ़र की। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा बेडरूम में सोते थे, मैं अकेला हॉल में सोता था, क्योंकि मैं इतना डिप्रेस था कि मेरी नेगेटिव ऑरा मेरे बच्चे के ऊपर मुझे नहीं डालना था। तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में मैं क्या करूँ। उस समय पे कि जिस समय में मेरे अकाउंट में पैसा है, मेरे पास गाड़ियाँ है, मेरे पास एम्प्लॉय है, मेरा सक्सेसफुल बिजनेस है, उसके बावजूद भी मैं डिप्रेशन में था। मैं गोलियां खा रहा था। जो इंसान लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता है वो इंसान गोलियां खा रहा था, और इतना ज़्यादा परेशान था मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मतलब सब कुछ स्ट्रगल करने के बावजूद भी मैंने वो फेस एक पर्सन के कारण झेला, और वो प्रॉब्लम जो है मैंने फेस किया, बट धीरे धीरे उसके ऊपर ओवरकम किया। और आज आपके सामने जब बैठा हूँ, जो मेरी आज नेटवर्थ है, जो मेरे पास चीज़ें हैं, वो पूरी की पूरी चली गई, ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गया मैं। कल के कल अगर ज़ीरो हो गया, आप मुझे कौन से भी देश में, कौन से भी कल्चर में, जहाँ की मुझे कल्चर नहीं पता है, भाषा नहीं आती है, उस देश के, उस कंट्री, उस सिटी के बारे में पता नहीं, वहाँ पे जाके आप छोड़ दो दुनिया के किसी भी कोने में, मैं 1 से 2 साल में फिर से इससे ज़्यादा कमा लूँगा, बिकॉज आई डेवलप अ स्किल ऑफ मेकिंग मनी। लेकिन
लॉसेस अगर होता है ना कल मुझे किसी भी चीज़ का, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा। तो आना भी बहुत जो होता है हैपन्स फॉर गुड। सही मन का बात हो है। तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। और भी अच्छा। तो मेरे साथ हुआ। आपने जो सवाल पूछा कि धोखे खाए हैं क्या? किससे नहीं खाया है, सबसे खाया है। और मुझे खाने में धोखे और गालियाँ ही अच्छी लगती है। अच्छा। अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर सर आप एक जो मैंने देखा है, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, एक टीचर भी हो। इसके बावजूद आप डिप्रेशन में गए और वो उसमें सफ़र भी किया आपने। और पर आप इससे बाहर कैसे निकले? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है छोटी-छोटी चीज़ों पर डिप्रेशन में है। कोई बहुत लड़कियों ज़्यादा, की वजह बहुत से जा रहा ज़्यादा। है, जी, जी। कोई पैसों की वजह से जा रहा है, कोई कर्ज़े की वजह से जा रहा है। हुँ। बट ये चीज़ों से बाहर कैसे निकले? आप कैसे बाहर निकले इसमें से? ये अच्छा सवाल है। हुँ, इसका जवाब भी मैं अच्छे तरीके से दूँगा। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें की, अच्छा। ठीक है? सबसे पहले तो डिप्रेशन किसके वजह से था, जिसके हुँ, भी वजह से था, उससे फासला बनाओ। और डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन में बाहर निकलने के लिए मैंने 3 ही चीज़ें यूज़ की। 3 चीज़ें सबसे प्राइमरी चीज़ जो मैंने यूज़ की। सबसे पहले तो जो आपका सबसे करीबी इंसान है उसको बता दो, जो मेरी वाइफ़। हुँ, मेरे वाइफ़ को मैंने सच-सच सब बता दिया कि मैं किस कारण से, किस व्यक्ति के कारण डिप्रेशन में हूँ, क्यों परेशान हूँ। मेरे वाइफ़ ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है? पहला स्टेप ये है कि आप अगर डिप्रेशन में हो तो आपके पापा, मम्मी, वाइफ़, पति, भाई, बहन जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, हुँ, फैमिली को सबसे पहले बता दो कि आप किस वजह से डिप्रेशन में हो, किस प्रॉब्लम में हो। वो आपको हेल्प करेगी बाहर निकालने के लिए। बहुत सही बात है। सुसाइड बढ़ रहे हैं रोहन। बहुत, बहुत। यंग बच्चे जो है वो सुसाइड करते हैं। उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स आता है सोशल मीडिया की वजह से। हुँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो मैं यूज़ नहीं करता नहीं करते। हूँ। मेरे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे हुँ, इंस्टाग्राम पे। मैंने परमानेंटली डिलीट किया अकाउंट। ऐसा क्यों? मैंने कुछ रील डाला था व्हेन आई अच्छा। वाज इन डिप्रेशन, वेरी एक्सट्रीम डिप्रेशन। हुँ, हुँ, और हुँ, सुबह सुबह मैंने कुछ तो भी एक रील डाल दिया था बड़ा ही पॉजिटिव। हुँ, मेरी वाइफ भड़क गई मेरे पे। अच्छा। बोलते खून जल रहा है तेरा, रोटियां नहीं, गले के नीचे रोटियां नहीं उतर रही, हुँ, तू ढंग से खा नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, लोगों को क्यों दिखा रहा है कि तू बहुत खुश है, इससे क्या हासिल होगा? हुँ, तेरे साथ तो मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है। बड़ा लगा दिल को बात, और दिमाग को भी लगा। हुँ, 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 तो मैंने कहा ये बहुत डुप्लीकेट दुनिया है इंस्टाग्राम की और फेसबुक की। कम है। तो दूसरा मैंने स्टेप किया, मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे डिलीट किए। हुँ, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना बंद किया, डालना बंद किया। डालना बंद किया। फ़ोन करना, फ़ोन रिसीव करना, बस इतना ही। तीसरा मैंने स्टेप किया, समय दिया। ज़ख्म हुई कभी आपको लगा हाथ को? हाँ, बचपन में बहुत जब लगता था। लगता है इंस्टेंटली कितना दुखता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। उस समय हम क्या करते हैं? मलहम पट्टी सब मलहम करते पट्टी सब करते हैं। तो करते मलहम पट्टी ये हो गई, घर वालों को बता दो, बता दिया। ठीक है? सोशल मीडिया डिलीट कर दो, इसकी मलहम पट्टी हो गई। हुँ, अब मलहम पट्टी करने के बाद भी क्या करते हैं? उसका बहुत अच्छे से केयरिंग करते हैं। केयरिंग करते हैं, हाथ नहीं लगने देते, लगने देते उसको दोबारा उस जगह पे कुछ लगने ही नहीं हैं, देते। लगने नहीं देते, बराबर। यही करना है, समय देना है। और वो घाव भरने के लिए समय लगता है ना? तो समय दीजिए आप उसको, समय दीजिए, समय दीजिए। धीरे 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 वो घाव भरता है। बढ़ता जाएगा। और जब आप 8-10 महीने 1 साल बाद उस घाव को देखते हो तो हंसते हो, अरे साला गिर गया था मैं, यहाँ पे लग गया था। बस लाइफ ऐसी है। अचानक से एक पार्टी में हम बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे, हाँ, और वो कैची एक धाम के बारे में मैंने ऐसे अचानक से मुझे किक लगा और मैंने ड्रिंक फेंक दिया, एयर टिकट निकाली, कैची धाम गया, वहाँ से आया। और तब से लेके आज तक मैं कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं करता हूँ। अच्छी हैबिट्स पहले से ही थी मुझ में। डिप्रेशन के कारण कुछ गलत हैबिट्स में चला गया था, जो पिछले 3-4 महीने से मेरी बंद है, और कभी ये लाइफ में होगी भी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अच्छा, जी, मतलब आप कैची धाम जाकर आए, बिल्कुल। तो कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? वो दुनिया का कोई भी इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, आपको अगर कैची धाम का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको जाना पड़ेगा। बट मैं ऐसा कैची माना धाम, जाता है कि जी, कैची धाम बुलावे के बिना कोई जाता नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरा आपको मतलब बुलावा आ ही बुलाया गया आया था। था। मेरा बुलावा आ गया था। मुंबई से लेके पंतनगर एयरपोर्ट है नियर बाय, केदारनाथ में, अपना उत्तराखंड में आता है कैची धाम, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नीम कोरोली बाबा जी का आश्रम है, जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। आप कभी गए हो वहाँ पे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ जाने का, बिल्कुल बट अभी तक पूरा सोचना नहीं नहीं, है। बस जाना ही पड़ेगा आपको, जाना ही होता है, जाना ही चाहिए। तो वहाँ पे जब बुलावा आता है तभी जाते हैं। तो मुझे सडनली फॉर्चुनेटली डायरेक्ट टिकट मिला पंतनगर का। पंतनगर में मैं गया। पंतनगर से एक अच्छा इंसान जो है, ऋषभ, सॉरी,
ऋषभ मुझे मिले, ऋषभ ने बड़ा अच्छा मुझे घुमाया वहाँ पे, मुझे इनलाइनमेंट स्वामी विवेकानंद जी को जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बाबा जी को इनलाइनमेंट हुआ था, उस जगह पे जाके मुझे मेडिटेशन करने का अ, सौभाग्य मिला। मैंने किया, जहाँ पे लोग जाने के लिए डरते हैं, डरते। वहाँ पे जाके मैंने मेडिटेशन किया। हम हनुमानगढ़ी गए एंड देन फिर वहाँ से बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे मिली। मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे, जिसके सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे, उसके जवाब मुझे वहाँ पे जाके बहुत बोल्डली और क्लियरली मिले। हम्म। वहाँ से एक मान्यता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैंने किया है कि इंसान जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनता है, हम्म। और मुझे ऐसा लगता है मैं बना। वहीं से आने के बाद मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता गया, सब कुछ अच्छा होता गया, और बस यही एक कृपा है बाबा जी की, और बनी रहेगी। तो सबको जाना चाहिए। डिप्रेशन में हो तब जाना चाहिए नहीं, आपको जाना चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, एज ए टूरिस्ट नहीं, आप एक अच्छे भावना के साथ वहाँ पे जाइए, अच्छे चीज़ के लिए आप वहाँ पे जाइए, ना कि मैं परेशान हूँ और मेरे परेशानी का सॉल्यूशन के लिए मैं वहाँ सॉल्यूशन पे के लिए जा जा रहा रहा हूँ। हूँ, नहीं। आप अच्छे भावना के भावना साथ के एक लिए अच्छे के लिए जाइए, तो आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। आपको ज़रूर रोहन एक बार वहाँ पे बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखते अभी बाबा का कब बुलावा आ रहा है। बिल्कुल एनर्जी दिख रही एनर्जेटिक होगी। एकदम। यस यस। और ये एनर्जी का मतलब बोलते हैं ना कि जो आपकी एनर्जी है और आपकी जो कुछ ऐसी बेस्ट हैबिट जो आप डेली रूटीन में करते हो, ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आप देखिए, करते हो? एनर्जी में ये अच्छा है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है मुझे? एनर्जी मिलती है मुझे सुबह जल्दी उठने से। सुबह जल्दी उठने जी। से। मैं ना बहुत कंप्लेंट किया करता था कि मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि उस समय मैं 10 बजे उठता था। जो यंग लड़के आज है 8:30 9 10 बजे उठते हैं, वो लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो मैंने जो रियलाइज़ किया कि 10 बजे उठता था तो 6 बजे उठूंगा तो 4 घंटे लाइफ के बढ़ जाएंगे, हर दिन के 4 घंटे बढ़ बढ़ जाएंगे, जाएंगे। है ना? तो मैंने बोला यार सही है। तो आज 15 साल हो गए रोहन, कभी भी सूरज को मैंने मेरे पहले उठने नहीं दिया है। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, आधा घंटा जो है वो मैं मेरा सब जो नेचुरल चीज़ें वो सब कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ 6 बजे तक, और उसके बाद मैं 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग करता हूँ। कभी भी लाइफ में 15 साल में ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा तनाव मेरे पे नहीं आया कि मैं पढ़ ना सकूँ। जब आपने पूछा मुझे कि धोखा किसी ने दिया है क्या, उस समय पे एक बात मैं बताना भूल गया कि कोरोना के समय पे बिज़नेस बड़ा नेगेटिव में चला गया था। इसकी वजह से मेरे दोस्त और वो मेरे सारे बिज़नेस पार्टनर मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन उस समय पे कोरोना पॉजिटिव सिर्फ बिज़नेस पे नहीं आया था, मेरे पे भी आया था। अच्छा। मैं कोरोना पॉजिटिव था, मैं 4 दिन वेंटिलेटर पे था। डॉक्टर ने बोल दिया था ये मरने वाला है। हाँ। मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा था, कान खुले थे। डॉक्टर को इतना समझ नहीं आया कि इसके सामने हम बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं 20-21 दिन में ऑक्सीजन पे था, वापस आया, क्योंकि पर्पस मुझे पता था उस समय पे जीना है। जीना है। लेकिन उस समय पे भी वेंटिलेटर से बाहर निकलने के बाद भी वहाँ पे भी मैंने ये रूटीन ज़रूर फॉलो की कि मैं पढ़ता था, पढ़ता था। रीडिंग में करता था। और गुड हैबिट्स में मैं 6 स्पोक्स व्हील के एक व्हील मैंने बनाया, उसमें 6 स्पोक्स है जो मैं डेली रूटीन पे फॉलो करता हूँ। पहला तो फैमिली। फैमिली। सुबह उठते ही, अभी जब मैं मम्मी पापा के साथ में बहुत कम रहा हूँ, क्योंकि कुछ घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि जिसके वजह से मुझे बार बार अलग अलग जगह पे रहना पड़ा। आज मैं घर बना रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं मुंबई में टॉयलेट के बाजू में 6 महीना मैंने टाइम निकाला है, वक्त निकाला है। लेकिन वो ड्रामेटिकली स्टोरी मैंने लोगों को बताना नहीं है मुझे, वो कि यार सड़कों पे सोता था, टार्च के नीचे पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए स्ट्रगल था, निकाला, निकल गया, टचवुड वो भी अच्छे के लिए आता है। तो मम्मी पापा के साथ में ज़्यादा तो रहा नहीं, बट फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। अब जब से विराट हुआ है, सुबह उठते ही मेरा स्टडी मैंने थोड़ा कम कर दिया, 6:30 से 9:30 जो करता था वो 8:30 कर दिया। मेरा बच्चा थोड़ा सा आलसी है, वो 8:30 बजे उठता है, 9 बजे अभी उठता है, कभी बच्चा कभी है ना, अभी बच्चा वो। है बिल्कुल। तो उसके साथ मैं खेलता हूँ। मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाता हूँ अभी, 11 11:30 बजे तक वापस जाता हूँ, 1.5-2 घंटा बहुत खेलता हूँ उसके साथ, उसके जैसे ही बन जाता हूँ। जो बचपन में मैंने कभी खेला नहीं होगा शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते, वो बच्चे के साथ में बच्चे के पूरा साथ मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। और बड़ा अच्छा महसूस होता है जब आप फैमिली के साथ वक्त बिताते हो, क्योंकि फैमिली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो मेरे अच्छे 6 हैबिट्स में एक हैबिट है कि मैं फैमिली को वक्त देता हूँ सुबह उठते ही और घर पे जाने के बाद। सेकंड है, मैं मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मेंटल हेल्थ का मतलब पढ़ना है। पढ़ना। पढ़ो, आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। थर्ड, फिजिक्स में थोड़ा कम हूँ मैं, उतना ज़्यादा नहीं हूँ, बट आधा घंटा ट्रेडमिल में कर लेता हूँ।
आधा पौना घंटा, एक तो सुबह या शाम। घर पे ही ट्रेडमिल लेके रखा है, जिम जाना मुझसे पॉसिबल नहीं होता है, तो घर पे ही ट्रेडमिल कर लेता हूँ। तो ये थर्ड मेरा स्पोक है व्हील का, जो गुड हैबिट्स में मेरे आते हैं। फर्स्ट फैमिली को टाइम देना, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा फिजिक्स को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ करता हूँ, चौथा जो है मैं फाइनेंस के ऊपर फिर सोचता हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ पैसा बनाना है, ठीक है। तो फाइनेंस ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वो लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा होता नहीं होता है। तो फिर पैसा है तो फिर पैसा बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए दिन में मैं सोचता हूँ। पांचवा मेरा है, मैं सोशल ज़्यादा करता हूँ, मतलब मैं लोगों से मिलना, भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास तो उनसे मिलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता हूँ, तो सोशली भी थोड़ा एक्टिवेट होता हूँ। और सिक्स्थ है मेरा स्पिरिचुअलिटी, मैं चैंटिंग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ। दिन में बिना किसी रुकावट जैसे ही नींद से उठता हूँ, सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ऑफिस में पहुँचने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ऑफिस से निकलते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, घर पे जाने के बाद सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो ये मेरे स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। तो ऐसी कौन सी 5 किताब है जिनको पढ़ के आप सक्सेस बने हैं, वो आप हमारे ऑडियंस को पता है कि वो भी ये किताब पढ़े और थोड़ा बहुत सक्सेस उन्हें भी मिल जाए, ऐसी कौन सी 5 किताबें? देखिए, सक्सेस पाना किताब के ऊपर डिपेंड नहीं है, मैं किताबें सजेस्ट करूँगा जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदली है, जो हर किसी की लाइफ भी चेंज कर सकता है। सबसे बड़ी किताब है दीप त्रिवेदी साहब की लिखी हुई मैं मन हूँ, आई एम माइंड, मैं मन हूँ, आई एम माइंड। ये ज़रूर हर किसी को, हर इंसान को पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको लाइफ के लेसन मिलते, लाइफ की क्लियरिटीज आपको मिलेगी। दूसरा एक किताब है अनफक योरसेल्फ, ये दूसरा किताब है जो मुझे बहुत पसंद है। तीसरा किताब बट ऑब्वियसली भगवत गीता, जो मैंने भगवत गीता को थर्ड प्लेस पे रखा है, हर सवाल का जवाब भगवत गीता में है। 48 पावर ऑफ लॉ, ये चौथी किताब मैं सजेस्ट करूँगा, जिसमें आपको सोशली मनी माइंडेड कैसे बनना है, पैसे कैसे कमाने हैं, बनाने कैसे, सत्ता पावर चाहिए ना, उसके लॉज क्या है। तो 48 लॉज जो है वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपको, कि पावर के 48 लॉज आपके क्या है। ये जो 4 किताब है जो मैं हर रोज़ ये करता हूँ। और दूसरा, आपको एक अच्छी हैबिट्स अगर आपको लगे तो ऑटोमिक हैबिट्स करके किताब है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी इम्पैक्ट्स करती है, छोटी छोटी आदतें जो बहुत सारा इम्पैक्ट करती है लाइफ में, तो वो चीज़ें। तो ये 5 किताबें मैं रिकमेंड करूँगा आपके ऑडियंस को, साथ में साथ सबको जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि आप सबसे पहले तो मैं मन हूँ पढ़िए दीप त्रिवेदी साहब का, फिर अनफक योरसेल्फ पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, 48 लॉ ऑफ पावर पढ़िए और ऑटोमिक हैबिट्स पढ़िए, जो मेरे दिल के बहुत करीबी किताब है जी। भगवत गीता में बार बार पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि हर बार जब आप पढ़ते हो आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो उस समय पे आपको अलग भगवत गीता का एक मतलब मैंने ऐसे सुना है, मतलब अभी तक वो ट्राई नहीं किया, कि आप किस प्रॉब्लम में हो और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो नहीं, भगवत गीता पढ़नी चाहिए बराबर है, बट अगर आपको किसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो कोई भी रैंडमली एक पेज खोल दो और उसके राइट पेज का फर्स्ट जो अध्याय होगा, फर्स्ट जो ये होगा, वो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। बिल्कुल सही है, हुए। तो भगवत गीता आप पढ़िए, आपको प्रॉब्लम, आपका पर्पस क्या है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप किस पर्पस से भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ज़रूर मिलेगा, रैंडमली पढ़ रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, बराबर नहीं मिलेगा। वो भगवत गीता है या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण है, जिसके बारे में मैं बिफोर द शूट आपको मैं बता रहा था, कि वो ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती है। हम हमारे स्पिरिचुअलिटी को, हमारे माइथोलॉजी को मजाक में नहीं ले सकते। अगर आपका बिलीव है तो आप कीजिए, बिलीव होना चाहिए, सुपरस्टिशन नहीं। तो बिलीव सिस्टम के साथ पढ़िए, हर किसी में कैची दाम जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके मन में वो भावना है, आपको प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए, घर के अंदर जो भगवान है वो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसको मांगिए तो सही। आप जाके, इससे थोड़ी कुछ होता है। सही बात है। देखो क्या है ना, ये सारी चीजें एक होते हैं स्पिरिचुअल और एक होता है रिचुअल्स। स्पिरिचुअल होता है जो अंदर से आता है, उसके लिए आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं होती। रिचुअल्स है जो हम फॉलो करते आए हैं, कि हाथ जोड़ना, नमाज के लिए ऐसे करना, या जो क्रिश्चियन भाई बहन ऐसे करते वो करना, ये रिचुअल्स है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप मंदिर के सामने बैठे हो और हाथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल। मैं अगर मंदिर के सामने खड़ा हूँ और सिगरेट पी रहा हूँ
और मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ ना उसके साथ, कनेक्ट हो रहा देन आई एम स्पिरिचुअल, भले ही मैं बाहर फिर सिगरेट पी रहा हूँ। है बराबर। इसलिए तो जो साधु बाबा होते हैं, नागा साधु जो होते हैं, वो जाके चिलम फूकते हैं वहाँ पे, उनको कोई गंजेड़ी और नशेड़ी नहीं बोलता नहीं है ना, बोलता, उनको बाबा ही बोलते हैं, बाबा ही बोलते हैं। क्योंकि वो रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। वो महादेव जी के साथ जुड़ रहे हैं अपने आप को। आप जोड़िए उस परमात्मा के साथ, खुद को जोड़िए, बहुत ताकत है उसमें, तब आप स्पिरिचुअल बनते हो। एक और चीज, जैसे आपने कहा था अभी कि क्या है? मेरे हिसाब से तो बनाया जाए, मेरे हिसाब से। अच्छा, बाकी लोग अर्निंग कर रहे हैं। अभी अर्निंग और बनाने, मतलब बनाना और कमाना में क्या फ़र्क है? आप जिस वक्त तक काम कर रहे हो और आपको पैसा आ रहा है, इसका मतलब आप पैसा कमा रहे हो। ओके, आपने 10 घंटे की ड्यूटी की, आपको 10 घंटे के अनुसार पैसा मिला, इसका मतलब आप यू आर अर्निंग अ मनी, मनी आप पैसा कमा रहे कमा रहे। हो। लेकिन आप सोए हुए हो हम्म और पैसा आपके लिए काम कर रहा है, हम्म इसका मतलब आप पैसा बना रहे हो। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लोगों के पोर्टफोलियोज बनाए, मैंने पैसा डाला शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, ट्रेडिशनल मार्केट में, वहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न्स आता है। कुछ अलग अलग टाइप्स के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए। मैं अभी बैठा हूँ और यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने पैसा कमा लिया होगा, क्योंकि चालू है काम। काम तो चल जब मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, फिर भी अगर पैसा बन रहा है तो इसका मतलब मैं पैसा बना रहा हूँ। बना रहा हूँ, अगर मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है, इसका मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ। कमा रहा हूँ, और जो पैसा कमाता है वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकता, जो पैसा बनाता है वो फाइनेंशियली फ्रीडम फ्रीडम होता हो है। सकता है। इसके पहले आप लर्निंग कीजिए, पहले तो अर्निंग के पहले लर्निंग कीजिए, लर्निंग से पैसा बनाइए। इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, लीव द रूम। अगर आप सबसे होशियार हो तो रूम को, उस ग्रुप को, उस अपब्रिंगिंग को छोड़ के चले जाइए। आप उससे ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल हैंग आउट मत कीजिए जहाँ पे आपको कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है, आप ही सबसे होशियार हो, तो वहाँ से उठ के चले जाइए आप। मैं जब तक सिखा रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैं तो टीचर था, तो सबसे होशियार मैं ही था। दैट्स वाई आई वॉज इन स्ट्रगल। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने लर्निंग किया, मैंने देखा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए, नई नई चीज़ें जो दुनिया में आ रही वो मुझे चीज़ें देखनी चाहिए, तब फिर मेरा लाइफ बदला, तब फिर सारी चीज़ें बदलती गई। जब आप लर्निंग में हो तो आप बहुत कुछ कर लोगे। तो पैसा बनाने के पहले आपको सीखना है, सीखना है। बट सबसे पहले ये देखना है कि आप किन लोगों के साथ में हो। अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट कीजिए, जो आपसे होशियार है, जो क्रिएटिविटी में, अगर आप फिल्म प्रोडक्शन में हो, कंटेंट राइटिंग में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो, तो आप आपके फील्ड के बड़े बड़े लोगों के साथ उठिए बैठिए, ना कि आपसे छोटे, जिनको आपसे कम नॉलेज है, उनके साथ आप आपका टाइम स्पेंड मत कीजिए। वक्त बर्बाद हो जाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी। सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा सजेशन रहेगा। सर, एक और सवाल है मेरा कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कंपनी है विराट इन्वेस्टमेंट, जी, जिसमें आप पैसा बना रहा हूँ। बना रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि पैसा बनाना चाहिए, जी ना कि कमाना चाहिए, जी। तो पैसा बना रहे। तो विराट इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा रिटर्न दे रही है लोगों को, इसके बावजूद जय सिंह नायक लोगों को पता क्यों नहीं है अभी तक? क्योंकि जय सिंह नायक चाहता ही नहीं कि मैं लोगों को पता चलूँ। क्यों? रीज़न बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है कि इंडिया में कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती है? एशियन पेंट, एशियन पेंट। जो आपको 10 साल में 40,000 गुना रिटर्न देगी, जिसने दिया है आज तक। अच्छा, मतलब आज आप 1 रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10 साल बाद आपको 40,000 रुपया मिलेगा एशियन पेंट से। उसके मालिक का नाम, उसके सीईओ का नाम पता है आपको? नहीं। वो आपके स्टूडियो के बाहर आके खड़ा हो जाएगा और चला भी जाएगा, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, क्योंकि आज की दुनिया सोशल मीडिया की, यहाँ पे सोशल लुल्लू पुल्लू जो लोग हैं ना, वो आके शोबाजी कर रहे हैं, बराबर। जिनका बिजनेस का कुछ आता पता है नहीं। जो नहीं। शार्क टैंक में बैठे, उसमें से 90% जो शार्क्स बैठे जज, लॉस मेकिंग बिजनेस चला रहे हैं, जिनको सामने बड़ा आना पसंद है। बराबर। लोग प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं, उनके नेटवर्क डिक्लेयर करते हैं, ताकि लोगों का भरोसा बढ़ सके कि इसके पास इतना है तो पैसा डुबाएगा नहीं। डूबेगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते, वो बस अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही मैं हूँ, बस मैं मेरा काम कर रहा हूँ। एक्चुअली जब मैंने फाइनेंशियली सक्सेस देखा और सारी चीज़ें मेरे पास आती गई, तो मेरे पास चॉइस था कि सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे डालूँ। गाड़ियाँ, घर, घड़ियाँ, पैसा, सब कुछ, लाइफस्टाइल, ये वो, मैंने सोशल मीडिया ही डिलीट कर दिया। तो जो लल्लू पल्लू है ना, उनके लिए है, वो दिखा रहे हैं। कैसा होता है ना रोहन, लाइफ में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक, मतलब दोनों की शुरुआत यहाँ से होती है, जीरो से यहाँ तक आते हैं। यहाँ आने के बाद एक सोचता है कि भाई यहाँ तक आ गया हूँ,
अभी सेफ साइड चलते हैं, अभी ज़्यादा कुछ रिस्क लेना नहीं है, अभी धीरे धीरे जो है स्टेप चालू स्टेप करते हैं। चलेंगे। दूसरा होता है यहाँ तक आ गया, ये सोचता है कि जीरो था यहाँ तक आ गया और साला रिस्क लूँगा और डेयरिंग करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। दूसरा टाइप का बंदा हूँ मैं। अच्छा। आई प्रिटेंड माई सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री गॉड ऑफ सेल्स। हाँ 6-7 महीने में 200 घर बेचने इज नॉट अ जोक। सच में मैं भी हैरान हूँ कि जी, एक साल में नहीं है ये एक साल भी नहीं, 6-7 महीने में 6-7 महीने में 200 घर बेचे, ये पॉसिबल ही जोक नहीं नहीं है है। आज के डेट में। क्योंकि सेल्स करना आता है मुझे, लेकिन ये भी चीज़ मैंने नहीं बताई लोगों को, ये कहीं भी नहीं डाला है मैंने। नहीं डाला है। ना इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा रिटर्न दे रहा वो भी नहीं बताया, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लोग नेटवर्थ से गाड़ियों से जज करते हैं, इसलिए हमने आपने पॉडकास्ट में पहला सवाल वो पूछा कि आपका नेटवर्थ क्या कितना है। बाकी अदरवाइज मुझे वो दिखाने में बताने में बिल्कुल, मतलब मैं लोगों को रॉन्गली इंस्पिरेशन नहीं कर देना चाहता हूँ। मैं मेरे यंग जनरेशन को, मेरे उन दोस्तों को रॉन्ग इंस्पिरेशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप जो है वो BMW खरीदो या मर्सिडीज़ खरीदो या 10 करोड़ का घर खरीदो या महंगी गाड़ियाँ पहनो, ये इंस्पिरेशन मैं देना नहीं चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने किस तरीके से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, बिजनेस के स्टेप्स क्या है। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको हैबिट्स क्या होनी चाहिए। आप पढ़ो, पढ़ो, दिन भर पढ़ो, सीखो, लर्निंग करो। लर्निंग करो। लर्निंग करने के बाद आपके पास पैसा आएगा। हाँ ये एक मैंने सुना है कि आप ताज में जाते हो और वो बड़े बड़े एक जो 5 स्टार होटल है हाँ जहाँ उसमें, पे हाँ बड़े लोग बैठते हैं, जो अलग लाउंज होता है जहाँ पे सिर्फ बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े सी लाउंज करके है, सी लाउंज ताज करके जो होता है। ताजमहल पैलेस है गेट ऑफ इंडिया के सामने, वहाँ पे मैं हर मंगलवार या वेनसडे को 1 कप चाय 1 कप कॉफ़ी पीने जाता हूँ। हम्म, कुछ 2-3 हज़ार रुपये की कॉफ़ी पीता हूँ, एक ही कप महंगी वाली। 700 रुपये का 400 ml का पानी का बॉटल लेता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, आधा पौना घंटा बैठता हूँ, उठता हूँ और बाहर जाता हूँ। ऐसा गाड़ी क्यों? एक्चुअली रोहन ऐसा है कि आपको अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति जैसे रहना सीखना होगा। सीखना सही बात। ठीक है, तो जिस सी लॉन्ज में मैं ताज में जाता हूँ वहाँ पे वो लोग बैठे जिनके अकाउंट में 1000-1500 करोड़ रुपए। करोड़ है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि 1000-1500 करोड़ जिसके अकाउंट में है वो उठता कैसे, बैठता कैसे, बात कैसे करता है, कॉफ़ी भी कैसे पीता है। तो वो चीज़ें जो है वो मुझे सीखनी थी, सीखनी है, इसलिए मैं बड़े लोगों में जाके बैठता हूँ। तो वो रीज़न है कि ताज में। और दुबई का जो प्रॉपर्टी का डीलर है जिसको प्रॉपर्टी लेनी थी, हाँ उसने मुझे फ़ोन किया कि जय भाई ताज आ सकते हो क्या, मैं एक्चुअली लैंड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से जवाब दिया कि हाँ सर, एक काम कीजिए, आप सी लॉन्ज में वेट कीजिए, मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो उसको भी एक मैसेज गया है कि ताज इसके लिए नया नहीं है, ये हर रोज़ ताज में जाके बैठता है, फ्रेंडली, ताज फ्रेंडली इंसान है। मतलब हम छोटे इंसान के साथ डील नहीं करते। दैट्स व्हाई आई सोल्ड अप दुबई प्रॉपर्टी। आप विराट प्रॉपर्टीज, जो आप प्रॉपर्टीज बेच रहे वो नवी मुंबई एरिया है या मुंबई हो गया, ये सारी जगह पे बेच रहे, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में नवी मुंबई का ऐसा कौन सा शहर या फिर कौन सी ऐसी सिटी होगी जहाँ पर जैसे आजकल देखा जाए मरीन ड्राइव हो गया, जू हो गया, जैसे सी फेसिंग एरिया, वहाँ पे डिमांड बहुत है, वहाँ के पैसे भी बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ एकदम हाई पिक पर है। तो आपको ऐसा क्यों कहाँ लगता है कि जो अपने नवी मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आने वाले समय में जैसे पहले खारघर हो गया, वाशी हो गया, तो इस जगह पे अच्छा खासा पीक था, बट आने वाले कुछ समय में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे पीक एकदम हाई लेवल का होगा? द्रोणागिरी में, द्रोणागिरी। क्योंकि द्रोणागिरी को लग के समुंदर है। ओके। वाशी खारगर को लग के वो खाड़ी है जो समुंदर के नाम पे यहाँ के बिल्डर बेच रहे हैं और करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। वो समुंदर है नहीं। द्रोणागिरी आने वाले समय में, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एयरपोर्ट सबसे नज़दीक रहेगा। वहाँ से आपका जो अटल सेतु जो मुंबई को कनेक्ट हो रहा है वो सबसे नज़दीक है, ना कि वाशी से नज़दीक है, ना कि खारगर से, वो द्रोणागिरी से नज़दीक है। एयरपोर्ट सबसे नज़दीक रहेगा, पुणे अगर जाना है तो एक्सप्रेस वे नज़दीक रहेगा, सारी चीज़ें वहाँ से नज़दीक है। और सबसे ज़रूरी नावा शेवा जो हमारा JNPT है वो सबसे नज़दीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी बहुत सारा स्कोप रहेगा। और समुंदर है, ओरिजिनल समुंदर, ओरिजिनल है, वो खाड़ी नहीं है। तो वहाँ से जो व्यू मिलेगा, वहाँ पे जो बनेगा आगे जाके, वो बहुत बड़ा एरिया बनेगा नवी मुंबई का। तो वो डेवलप होना है। उरन हो गया, द्रोणागिरी हो गया, उलवे, ये सारी चीज़ें बहुत डेवलप होने वाली आने वाले समय में। पनवेल एज वेल। और इधर की अगर बात करें तो तलोजा, अपर खारघर, ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि खारघर में और बेलापुर के बीच में BKC का एक्सटेंशन आ रहा है। अच्छा। इंडिया का सबसे बड़ा IT हब जो बेलापुर में बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत डेवलप होने वाली। तो क्योंकि मुंबई में अभी डेवलपमेंट के लिए स्कोप बचा नहीं है, जगह बची नहीं है, तो नवी मुंबई डेवलप होना है। बढ़ते बढ़ते नवी मुंबई
और पुनः कब एक हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। एक सवाल पैसों से लेकर है, जी। क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, हम्म, लेकिन सब कुछ अगर चाहिए तो पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैसा भगवान नहीं होता, वो भगवान का छोटा भाई होता है। छोटा भाई होता भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम। पैसा सब कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप पैसे से गद्दी खरीद सकते हो, नींद नहीं। घर खरीद सकते हो, परिवार नहीं। गोलियां खरीद सकते हो, अच्छा स्वास्थ्य नहीं। लेकिन ये सब कुछ खरीदने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए। परिवार है लेकिन रहने के लिए घर नहीं। है। स्वास्थ्य खराब है, खरीदने के लिए गोलियां नहीं, गोलियां नहीं है, है ना। नींद आ रही है, सोने के लिए जगह नहीं और गद्दा नहीं है, तो फिर पैसा तो बहुत ज़रूरी है। पैसा सब कुछ है। एक्चुअली जब मैं एक समय पे था कि जब पैसों को इतनी वैल्यू नहीं दिया करता था, तो पैसे ने भी मुझे वैल्यू देना बंद कर दिया था। उसके बाद में मैंने पैसे को वैल्यू देना जब से शुरू किया है, तो अब पैसा भी मुझे वैल्यूज देता है। तो पैसा तो सब आप कुछ नहीं होता। हाँ जी, जिस चीज को वैल्यू दोगे वो चीज आपको सामने से भी बिल्कुल। वैल्यू देगी। वर्ल्ड इज अ मिरर। जो आप करोगे वो आपको आके मिलेगा। आप मिलेगा। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। बुरा करो, बुरा मिलेगा। पैसे की चाहत रखो, पैसा मिलेगा। पैसे को दूर करो, पैसा दूर जाएगा। दूर जाएगा। अगर आपको दो चीजों में से एक चीज को चुनना हो, पैसा या किताब? किताबें। क्यों? उससे ही तो सब कमाया, उससे ही सब बनाया। सोर्स है। सोर्स। इसलिए तो मैं किसी को किताबें गिफ्ट नहीं करता हूँ, ना ही घड़ियाँ गिफ्ट करता हूँ। घड़ियाँ गिफ्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरा अच्छा या बुरा, मेरा समय मुझे किसी को देना नहीं है। और किताब इसलिए नहीं कि सोर्स क्यों दूँ। नहीं तो जिससे आप मैं भी बड़ा कल बनूं। हाँ नहीं तो कल मुझे इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि रोहन जी आपने 90 करोड़ कैसे बनाए। तो सोर्स नहीं देता हूँ। इसकी वजह से मुझे अगर चुनना है तो मैं किताब ऑलवेज आई विल चूज अ बुक। तो सर आज के पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, आपका इंस्पिरेशन कौन है? रोहन, एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन जो है ना, मैं खुद हूँ। जिस तरीके से मैंने लाइफ जी है, जिस तरीके से बिताई है, जो स्ट्रगल मैंने देखा है, जो कहानी मैंने मेरी बनाई है, तो मैं खुद का फ़ैन हूँ। और मैं मेरे यंग जनरेशन को, आपको सबको कहना चाहूँगा कि किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। मेरी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ या दुनिया में किसी की मटेरियलिस्टिक चीज़ देख के नहीं इन्फ्लुएंस मत होइए। आपके अंदर जाके आपके पोटेंशियल को बाहर निकालिए। आप कितने ताकतवर हो वो देखिए। आप किसी का फ़ैन अगर बन जाओगे तो आपका कोई फ़ैन नहीं बनेगा। इसलिए मैं मेरा खुद का फ़ैन हूँ। और मैं हमेशा अपने आप से इंस्पिरेशन लेता हूँ, अपने आप से इंस्पायर होता हूँ। मेरे स्ट्रगल से, मेरी हर एक चीज़ों से, मेरे हर एक एक्शन से, मेरे डिसीजन से मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। तो मैं अपने आप का एक इंस्पिरेशन हूँ। और ये जो 45 करोड़ है या जो 2 अच्छे बिजनेसेस में रन कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ ट्रेजर। ये टीज़र है ओनली। ट्रेलर और पिक्चर बाकी है। जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जय सिंह नाइक की भी कहानी का पिक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरी कहानी बहुत बड़ी होने वाली है। आने वाले समय में जल्दी एंड होगा भी नहीं। इट्स एंडलेस कहानी। मैं रहूं या ना रहूं, कहानी चलती जाएगी। और जाकिर खान की एक शायरी है जो मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर भाई ने मेरे लिए लिखी है। अच्छा। बिल्कुल मेरी लाइन है, मेरी कहानी है। उसके साथ में मेरे इस पॉडकास्ट का जो आपने मुझे इतना इज्जत अफजाई दी, उसके लिए धन्यवाद। और वो लाइन के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि भूख देखिए, देखिए तिरस्कार करती आंखें। भूख देखिए, देखिए तिरस्कार करती आंखें। कदमों से चल चल के रास्तों को नाम बदलते देखा है। अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ खुद को काम बदलते देखा है। देखिए ना उम्मीदी अपमान देखा है, न चाहते हुए भी माँ बाप का झुकता आत्मसम्मान देखा है। अपनों को छूटते देखा है, सपनों को टूटते देखा है। हालात इस बंजर ज़मीन को फाड़ के निकला हूँ मैं। हालात की इस बंजर ज़मीन को फाड़ के निकला हूँ मैं। शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा। आप बस साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। सच में लंबे चलेंगे आप। बहुत अच्छा लगा सर, जो शायरी के साथ आपने जो डी एंड किया है, सच में अच्छा लगा। और जितने भी मैंने सवाल किए उसके आंसर्स हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से मिले होंगे, बिल्कुल। मैं ये उम्मीद करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट योर पॉडकास्ट अनस्क्रिप्टेड विथ रोहन। आपको भी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाइए, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, अच्छा अच्छा कंटेंट जो है, अच्छी नॉलेज, अच्छी लर्निंग आपके ऑडियंस को आप दीजिए। जो काम आपने शुरू किया है बहुत अच्छा है। मैं भी सभी को दरख्वास्त करूँगा कि रोहन के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसका एक पर्पज़ है, वो एक मिशन पे है कि आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए, आपको एक वैल्यू दे सके, आपको अच्छी लर्निंग दे सके।
सो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, रोहन के लिए कीजिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अब इसके बाद आपको इस चैनल पे, इस पॉडकास्ट पे बहुत बड़ी बड़ी आसामी, बहुत बड़े बड़े लोग देखने मिलेंगे। सो रेडी रहिए उस बात के लिए, उस चीज़ के लिए। थैंक यू रोहन फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ प्लेजर कि आपका फर्स्ट गेस्ट, फर्स्ट पॉडकास्ट आपने मेरे साथ शूट किया। ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है। हमेशा इस चीज़ को मैं याद रखूँगा। थैंक यू सो मच।